Hello everyone, welcome to Gate Academy. Good evening all of you. Good evening all of you. नहीं, good evening. Happy Janmashtami to all of you. Happy Janmashtami. तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो चलो हम बात करने वाले थे अपनी जगह पे। ओके, ठीक है, यस। रिवीजन कर ही रहे होंगे आप। थर्ड चैप्टर में वहां तक पहुंच गए थे हम लोग, लगभग क्वेश्चन नंबर 12 पे थे हम लोग। बोलता क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हम करने वाले, और इवन 15 भी। तो अभी हमारा जो फोकस है क्वेश्चन नंबर 12 है वर्कबुक का, क्वेश्चन नंबर 13 है वर्कबुक, क्वेश्चन नंबर 14 है वर्कबुक, और क्वेश्चन नंबर 15। ये 4 क्वेश्चन अभी अपना ऑर्डर से करने वाले। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अगर बात करूं मैं, तो बोले क्वेश्चन नंबर 12 में बोले स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करो, एक फिगर बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते, एक फिगर बना हुआ है, और ध्यान से देखिएगा। बोले गेन है, जीवन लिख दिया जिसकी गेन की वैल्यू 40 है, गेन की वैल्यू 40 है। एक एडर लगा के डिस्टर्बेंस को ऐड कर दे रहे अपन, डिस्टर्बेंस या नॉइस, डी फॉर डिस्टर्बेंस, एन फॉर नॉइस। ये डिस्टर्बेंस को अपन ऐड कर दिए। ओके, फिर आपके पास एक और गेन है, एक और गेन है आपके पास G2, जिसकी वैल्यू है 1/s और 1 + 5s। ओके, और ये माइनस जी, ये C of s और ये R of s, दिस वन। ओके, बोले स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करो ड्यू टू द यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस। और एरर दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे, बस स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर रहा है ड्यू टू यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस। यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस के कारण आपको स्टडी स्टेट एरर निकालना, और ऑप्शंस भी। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। और आप लोग ना स्मार्ट कोर्स को लेके ज़्यादा वरी ना करें। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो सब चीज़ें एकदम बेस्ट लेवल में। उन लोगों का तो 5 सितंबर को चालू होगा, आपका कितना सारा हो चुका है। मशीन चल रहा है, पावर टाइम्स पढ़ चुके हैं, पावर सिस्टम पढ़ चुके हैं, EMT पढ़ चुके हैं, EDC ख़त्म हो गया है, नेटवर्क पढ़ चुके हैं, सिग्नल पढ़ चुके हो, कंट्रोल सिस्टम चल ही रहा है। इतने सारे सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, उनका चालू होगा 5 सितंबर को। तो आप इंजॉय करो अपनी चीज़ों को। ये एक मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है, मीसो सिस्टम है। ये हमको पता है कि सर ये तो मीसो सिस्टम है। क्या? मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम सर, मीसो सिस्टम। क्यों मल्टीपल इनपुट? एक रेफरेंस इनपुट है सर, और एक डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस में यूनिट स्टेप लिखा हुआ है। कभी धोखे से कोई भूल जाए और सिर्फ डिस्टर्बेंस लिखता हो, यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस नहीं लिखता, तो अगर कोई रेफरेंस सिग्नल या कोई डिस्टर्बेंस सिग्नल, ऐसे तो भूलते नहीं है। कोई भूल गया, सिर्फ बोला कि एरर निकालो ड्यू टू डिस्टर्बेंस। अब आप सोच रहे डिस्टर्बेंस का लाप्लास क्या होगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कौन सा सिग्नल है। बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर स्टेप सिग्नल फॉर रेफरेंस एज वेल एज फॉर डिस्टर्बेंस। ऐसी जरूरत किसी को पड़ती नहीं है, बट फिर भी आप इंडिया का बहुत सारा एग्जाम देते रहते हो, कोई भूल गया किसी AE के एग्जाम में, किसी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, तो ठीक है, तो यू विल कंसिडर स्टेप सिग्नल। एक बार गेट में हो चुका है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के साथ, भूल गए थे वो लोग, तो यू विल कंसिडर स्टेप सिग्नल, यू विल कंसिडर स्टेप सिग्नल। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ डिस्टर्बेंस लिखते हैं तो भी आप D(t) को UT ही लेते हैं। हाँ, वैसे तो गेट वाले बहुत ही कम भूलते हैं ऐसी चीजों को, तो D(t) यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस ही लेता। अगर वो नहीं लिखते तो भी लेता। नॉर्मली ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ती है, आउट ऑफ 100 एक ही बार जरूरत पड़ सकती है आपको। तो इसका लाप्लास सर 1/s हो गया। हाँ ठीक है, ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यूनिटी फीडबैक है,
ये एरर ट्रांसफॉर्म ये होगा, एरर ट्रांसफॉर्म। ये अपन बनाए, ये हम खुद क्रिएट किए, तो बना नहीं था, हम खुद बना दिए। एरर इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस, दैट मीन दैट यूनिटी फीडबैक सिस्टम। पता आपके पास अगर मैं बोलूं तो ये मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है, एक ही आउटपुट है बट दो इनपुट है। और अगर मेरे को एरर निकालना है, यहाँ पे दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी, क्वेश्चन तो एक ही पूछेंगे एग्जाम में, दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी कि स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू द यूनिट स्टेप इनपुट और स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू द यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस। तो दो पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन में पूछे, एक ही चीज है बट दो चीज पूछ सकते थे। केस नंबर 1 क्या पॉसिबिलिटी थी केस नंबर 1 में कि स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट, ये इसके कारण निकालना है। जब आप ऐसा बोलते हैं इसका मतलब है कि डिस्टर्बेंस की वैल्यू 0 होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम। और अगर केस नंबर 2 में मल्टी इनपुट का ही मतलब होता है, एक इनपुट लेते तो दूसरा 0 होता है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि स्टडी स्टेट एरर कोई पूछ ले, ड्यू टू यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस। ये रेफरेंस इनपुट है, आपको लिखना है तो रेफरेंस इनपुट भी लिख सकते हो। और यूनिट स्टेप ये क्या है आपके पास, डिस्टर्बेंस या नॉइस, डिस्टर्बेंस इनपुट, वो रेफरेंस इनपुट है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा करने में सर रेफरेंस की वैल्यू 0 होगी। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। लेकिन हमेशा हमेशा मैं देखा हूं, या हमेशा लोगों को आइडिया रहता है कि जब भी मल्टीपल इनपुट देते हैं उनका इंटरेस्ट पूरा का पूरा इसमें पहुंच जाता है। तो हमेशा पूछ दोनों सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ये पूछना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है उनको, डिस्टर्बेंस के कारण बताओ ये क्या होगा, वो क्या होगा। और पहला वाला तो बड़ा बेसिक चीज है, तो कई बार इसकी जगह इसी को ज्यादातर पूछते हैं। दो पॉसिबिलिटी थी, तो अभी मैं पहले इसको निकालूंगा जो नहीं पूछा है, फिर उसको निकालेंगे जो पूछा है। जो नहीं पूछा पहले वो निकालते हैं। अपने को तो पूरा पता होना चाहिए ना, हमको क्या लेना देना कि क्या पूछा गया था एग्जाम में, वो तो निकालेंगे, वो तो बेसिक बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो सर इस क्वेश्चन के साथ दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी ये कि मैं यूनिट स्टेप इनपुट के कारण भी फाइंड आउट कर सकता हूं जो रेफरेंस इनपुट है। बट हमको हमेशा क्लियर है कि जब भी मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम रहता है तो कुछ भी हम जब भी बात करते हैं, एक की बात करते दूसरा 0 होता है, दूसरे की बात करते पहला 0 हो जाता है। एक की बात करते दूसरा 0, दूसरे की बात करते पहला 0। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं सर, अभी हम वो निकालने जा रहे हैं जो हमसे नहीं पूछा गया है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जा चुका है वो थोड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कोई पूछ सकता है। अगर आप उतने अच्छे स्टूडेंट बन गए एक दिन कि इस क्वेश्चन में पूछा ही था, बट यार यहां तो और भी पॉसिबिलिटी थी पूछने की, तो उस दिन तो आप बेटर क्रिएट कर लोगे। तो केस नंबर 1 पे मैं फोकस कर रहा हूं। जब आप केस नंबर 1 की बात कर रहे हो कि स्टडी स्टेट एरर आप फाइंड आउट कर सकते हो ड्यू टू यूनिट स्टेप रेफरेंस इनपुट, तो डिस्टर्बेंस 0 है। अगर डिस्टर्बेंस 0 है तो फिर वो एडर की जरूरत ही क्या है? वो एडर का काम क्या था? वो डिस्टर्बेंस को ऐड करने में। डिस्टर्बेंस 0 है भैया, डिस्टर्बेंस 0 है। तो मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूं। केस नंबर 1 के लिए फिगर ये बनना चाहिए, ये 40 है जिसको G1 बोल रहे हो। ये एडर गायब हो गया। सर एडर कैसे गायब हो गया? अरे एडर का काम था ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का काम, वो 0 हो गया आपके पास डिस्टर्बेंस, और 0 हो गया तो हटा दो यार, उस एडर का क्या काम? S + 1 + 5S। ओके 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 ओके। ये अब आपको स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। आपको पता है कि एरर आपके पास लिखा हुआ है, ये एरर आपके पास है। ये इनपुट अगर आपके पास UT है, ये इनपुट UT है, ये एरर आपके पास। स्टडी स्टेट एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एरर का रिजल्ट होते हैं। ये फिगर बन गया आपके पास। ये C ऑफ T स्टेप इनपुट, स्टेप सिग्नल दे रहे हैं आपके पास, तो रेफरेंस इनपुट ये। कोई मेरे से पूछे कि सर मेरे को एरर फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूंगा यार 2 ब्लॉक सीरीज में एडर तो हट चुका है। सर एडर क्यों हट गया? अरे डिस्टर्बेंस 0 है। डिस्टर्बेंस क्यों 0 है? अरे सुपरपोजिशन थ्योरम में मल्टीपल इनपुट जब भी रहता है, जब एक की बात करते तो दूसरा 0 हो जाता है। अब क्या हुआ, 40 मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं बोलूं कि फिगर बनाते जा रहा हूं सब सीरीज में है 2 ब्लॉक। सर सीरीज में नहीं सर, कैस्केड में है सर। अरे आप ब्लॉक डायग्राम में सीरीज और कैस्केड एक ही होता है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना आपको कि सीरीज है कि कैस्केड है। ब्लॉक डायग्राम में दोनों एक ही बात होती है, ब्लॉक डायग्राम में दोनों एक ही बात होती है। अभी हम पूरा वो बात करना चाहते हैं जो हमसे नहीं पूछा गया एग्जाम में। सर ये एरर सर, बिल्कुल क्या होता है एरर? सर इनपुट माइनस आउटपुट सर। ठीक है चलो, बट सर ये तो यूनिटी फीडबैक में होता है। हाँ ये तो यूनिटी फीडबैक में होता है। फिर क्या बोला था, जब भी आप नॉन यूनिटी फीडबैक सोचते हो, तो आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि पूरी दुनिया नॉन यूनिटी फीडबैक से डरती है।
99.9999 जितने बार 9 बोलना है उतना, जो केसेस है पूरे दुनिया में, जब भी कोई एग्जाम लेता है, गेट ये ऐसे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सब किस पे फोकस करते हैं? यूनिटी फीडबैक सिस्टम पे। बात करेंगे नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम की, आज तो करने ही वाला हूं मैं। ये अभी आपके पास एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, आपके पास दिख रहा है। मेरे को सर स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि ध्यान से देखो, ये जो OLTF है, ये OLTF है, ये दिख रहा है आपके पास OLTF, ये टाइप 1 सिस्टम। यस सर, टाइप 1 सिस्टम कैसे सर? 1 पोलेट ओरिजिन, और इनपुट क्या है? स्टेप सिग्नल। तो स्टेप रैम्प पैराबोलिक होता है 3, और टाइप 0 1 2 होता है, तो टाइप ज्यादा है ऑर्डर ऑफ इनपुट से। तो आप ये भी बोल सकते हो कि टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट। ये हमारा स्टाइल है यार, टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट। अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता तो फिर एक अलग चीज है। टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो स्टडी स्टेट एरर 0 हो गया, बिना सॉल्व किए मैं आंसर 0 बोल दिया। ये हो गया मेरा स्टाइल, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा चीजें क्लियर, मेरे को तो क्लियर रहेगा ना, टीचर हूं तो क्लियर रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि सर ये तो मैं फंस जाऊंगा किसी दिन, सर जबरदस्ती की बात है, कुछ इधर उधर हो गया तो कौन मेरा केयर करने वाला है? तो ठीक है, आप एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट है, तो एग्जाम के दिन तो आप ऐसा कर नहीं पाओगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट एग्जाम के दिन ऐसा नहीं सोच सकता है। क्यों नहीं सोच सकता है? फिर सोच सकता है तो नॉर्मल स्टूडेंट क्यों होगा वो? तो टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट। कभी कभी तो लोगों को डाउट भी आ जाता है 4 दिन बाद कि सर कैसे पता कि सर की टाइप ज्यादा है ऑर्डर ऑफ इनपुट से? तो ये आपके लिए नहीं है कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज नॉट फॉर यू। उन लोगों के लिए जिनको मजाक लगता है ये चीज कि हाँ सर ये तो सर कैसे ही है सर, आंसर 0 सर, खत्म सर, उनके लिए बस। दूसरा ये हो गया आपके पास पहला स्टूडेंट, ये पहला है, उसका क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरे स्टूडेंट की बात करें। यस सर, सर वी नो दैट। क्या वी नो दैट भाई? सर इन केस ऑफ स्टेप सिग्नल, सर स्टेप सिग्नल्स जब भी होता है सर, स्टडी स्टेट एरर सर 1/1 प्लस KP होता है सर। ये तो आप बताए हो ना? हाँ मैं बताया हूँ यार। फिर सर पोजिशन एरर कोफिशिएंट आप बोले हो कि लिमिट S टेंस टू 0 G ऑफ S। अब सोचो सर, इस G ऑफ S में S की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इन्फानाइट हो जाएगा, 1/0 तो इन्फानाइट हो जाएगा सर। तो एरर हो गया 1/1 प्लस इन्फानाइट, तो आंसर 0 आ गया सर। यस, ये पूरे इंडिया ऐसे यूज करते हैं, मैक्सिमम अगर इंडिया की बात करूं तो ऐसे यूज करते हैं। हाँ, जब लोग ऐसा यूज करते हैं तो गलती कहां पे करते हैं? एग्जाम के दिन जब 0 पुट करने की बारी आती है, जब 0 पुट करने की बारी आती है KP में, तो सोचते हैं कि यार S मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ऐसा एग्जाम के दिन डाउट आता है। उसके पहले डाउट नहीं आता है, एग्जाम के दिन डाउट आता है यार S 0 पुट करने से इन्फानाइट हो रहा है, S मल्टीप्लाई तो नहीं था कहीं? ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जैसे ये थॉट आता है, जैसे आप इसको लेते हैं, आप S मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा लगता है S कटता हुआ सबको। फिर लोग सोचते हैं कि यार ये डेरिवेशन तो ये कहां से आया था? बोले फाइनल वैल्यू थ्योरम से तो आया था ये, लगभग पता नहीं कहां से, लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम से। फिर माइंड में आता कि फाइनल वैल्यू थ्योरम में यार तो S मल्टीप्लाई होता ही है, तो कोई बात ही नहीं है। फिर S मल्टीप्लाई हो जाता है एग्जाम के दिन में, किसी को पता ही नहीं चला और S मल्टीप्लाई हो गया। S मल्टीप्लाई हो गया, किसी को पता ही नहीं चला क्यों हो गया, हो गया भैया बस। तो बहुत ही गुड कंसेप्ट जरूरी है। ये हो गया आपके पास S2। S3 आप ये भी बोल सकते हो कि सर मेरे को पता है सर स्टडी स्टेट जो एरर होता है सर, लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू R ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S सर, दिस इज द डेफिनेशन सर। R ऑफ S की वैल्यू 1/S है सर, ये S है, और R ऑफ S की वैल्यू 1/S है। क्यों 1/S है? स्टेप सिग्नल सर। और 1 प्लस G ऑफ S सर, G ऑफ S की वैल्यू 40 अपॉन ये सर, 40 अपॉन S 1 प्लस 5S। ये SS कैंसिल आउट हो गया सर, और ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो ये बच गया सर S इंटू 1 प्लस 5S। नीचे आ गया सर S इंटू 1 प्लस 5S प्लस 40। सर जब मैं S की वैल्यू 0 पुट करूंगा ना तो आंसर कोई रोक नहीं सकता सर, 0 आंसर आ जाएगा। एक थर्ड स्टूडेंट है जिसके पास डेफिनेशन है, जनरलाइज डेफिनेशन है, आंसर विल बी 0 चाहे कोई भी केस हो, चाहे बहुत होशियार हो चाहे कम होशियार हो, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। हर व्यक्ति को ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि हु आर यू। अगर आप ये नहीं हो और आप ये कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपकी एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन पहले दिन से हर बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा टाइप और ऑर्डर क्या बोलने का मतलब। तो आप ऐसे हो तो बड़ी गुड बात है, और नहीं हो तो परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये है, पूरी दुनिया यही यूज करती है। सेकंड वन, आंसर विल बी 0। हाँ, आप KP का डेफिनेशन अगर आप गलत पुट करने वाले तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम। अब पता है आपके पास ये जो सिस्टम है बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है। यही सिस्टम है, बोला था कि अगर मैं बुक लिखूंगा तो यही सिस्टम होगा। एक यूनिटी फीडबैक होगा, एक G होगा जिसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलेंगे, और एरर इनपुट माइनस आउटपुट होता है। और बिल्कुल इजीली अपन किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप इनपुट देते जाओ, हम आंसर देते जाएंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं।
ये नहीं पूछा गया था। अगर ये पूछता तो आंसर 0 होता। ये नहीं पूछा गया था, ये आपके पास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है सर, तो बोलो क्लियर है, नोटेड? क्लियर है, नोटेड बोलो आप। बता दो। हाँ क्लियर सर, बिल्कुल। फिर मैं यहां से पूरी चीज को हटाऊंगा, बोला अब केस नंबर 2 की बात करूंगा, लेकिन यहां से पूरा हटा दूंगा। इस जगह से पूरे रेड वाले से लेके यहां तक, ये रेड ब्लैक सब यहां से पूरा हटा दूं। हाँ मेथड 4 भी बोल सकते हो, आपकी इनपुट माइनस आउटपुट, तो आउटपुट का फाइनल वैल्यू निकाल लो आप, स्टेडी स्टेट वैल्यू आउटपुट का निकाल लो, फिर इनपुट माइनस आउटपुट करो। जरूरत नहीं इतना लंबा कैलकुलेट करने की, लेकिन किया जा सकता है बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस के बारे में जब भी कोई बोलता है कि एरर निकालो ड्यू टू डिस्टर्बेंस, तो लोगों को क्या लगता है, बहुत बार लोगों को लगता है कि सर अगर डिस्टर्बेंस ये तो सर एरर तो ये होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि एरर ये होना चाहिए, एरर ये होना चाहिए। ये एरर तो सर जब रेफरेंस ये था तब, ये गलत बात है, ये एरर होगा ही नहीं, ये एरर रॉन्ग है और ये एरर करेक्ट है। ये फिगर बनाएंगे फिर से, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। एरर इज ऑलवेज इनपुट माइनस आउटपुट। अलग बात है कि अभी इनपुट को 0 पुट करेंगे क्योंकि मेरे को एरर ड्यू टू डिस्टर्बेंस निकालना है, तो रेफरेंस मेरा 0 होने वाला है। अलग बात है कि मेरा रेफरेंस 0 होने वाला है क्योंकि एरर में निकालने वाला ड्यू टू डिस्टर्बेंस। इसका मतलब ये नहीं कि एरर की जगह चेंज हो जाएगी, एरर की जगह चेंज नहीं होगी, एरर की जगह सेम रहेगी, एरर की जगह चेंज नहीं होगी। ये नोट कर लेंगे फिगर, तो एरर की जगह चेंज नहीं होगी। तो अगर किसी को लगता है कि सर एडर के बाद वाला एरर होता है, ये कोई कंसेप्ट थोड़ी हो एडर के बाद वाला होता है। एरर हमेशा इनपुट माइनस आउटपुट होता है सर, वो तो यूनिटी फीडबैक था। अरे यूनिटी ही पढ़े अभी अपन, नॉन यूनिटी कब पढ़ लिए कि अपन दूसरी बात करेंगे। तो यूनिटी फीडबैक केस में इनपुट माइनस आउटपुट एरर, चाहे फिर मैं डिस्टर्बेंस के कारण क्यों ना निकाल रहा हूँ ये वाला एरर, तो उस समय तो सर ये 0 हो जाएगा। होने दो ना यार, किसी ब्रांच में कोई करंट फ्लो होता है किसी वोल्टेज के कारण, और अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने से वोल्टेज को 0 पुट करते हैं, थोड़ी वो तो प्रोसेस है यार, करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो वो गलत है ऐसा सोचना कि जहां पे इनपुट होगा उसके बाजू वाला एरर होता है, ऐसा नहीं है, एरर वही होता है। ठीक है सर। अब सर एरर ये आपके पास और डिस्टर्बेंस अभी आपके पास है, और अगर आपको लगता है कि सर मैं इसमें क्या लगा दूं, और मैं बोलूं कि यार कि देखो इनपुट तो अभी यू ऑफ टी है, तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगा, तो 1/1 प्लस केपी होगा क्या, 1/1 प्लस केपी होगा क्या। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो गलत बात है, इसलिए क्योंकि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द केस नंबर 1। एक परफेक्ट फिगर था, आपको पता है आपके पास, आप स्टडी स्टेट एरर का आंसर कब दे सकते हो। स्टडी स्टेट एरर यूनिटी फीडबैक तो ठीक है, स्टडी स्टेट एरर का आंसर देने के लिए आपके पास ये परफेक्ट फिगर होना चाहिए। ये जी है आपके पास, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये सी ऑफ एस है, ये आर ऑफ एस है, ये ई ऑफ एस है। ये बेस्ट फिगर होता है आपके पास। ये फिगर है तो आपको सब कुछ पता है, क्योंकि इसी फिगर के लिए हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते हैं। दुनिया के हर फिगर के लिए स्टडी स्टेट एरर का रिजल्ट नहीं है। अब ये फिगर बड़ा डिफरेंट है, देखो ना, डिस्टर्बेंस ये है, उसके पहले गेन है, उसके पहले एक एरर है, इनपुट तो उधर 0 हो चुका, बट ये इनपुट है अब, तो ये वैसा नहीं है जैसे कि आप जानते हो। लेकिन जब मैं डिस्टर्बेंस को 0 पुट किया था तो ये वैसा फिगर था कि कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब आपका फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल, आपको लगता है कि यस सर फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल, आपको लगता है कि सर वी नो दैट। क्या नो दैट आप, सर स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस आर ऑफ एस। सर मैं आर की जगह डी पुट कर दूंगा। आर की जगह डी कैसे पुट कर लोगे भाई, अरे रेफरेंस अपनी अलग जगह है, डिस्टर्बेंस अलग जगह है, थोड़ी की रेफरेंस की जगह डिस्टर्बेंस पुट कर लोगे। दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड फॉर द रेफरेंस इनपुट, ये इसके लिए दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस
दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द दिस, तो फिर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या आप डिस्टर्बेंस के लिए एरर का रिजल्ट को लिख के रखे हो क्या? नहीं। क्यों? अरे फिर तो अलग अलग पोजीशन के लिए कहां से हम रिजल्ट निकाल के रखे रहेंगे भाई? अलग अलग पोजीशन पे कोई डाल देगा किसी भी इनपुट को और उसके कारण एरर निकालने को बोलेगा, तो दुनिया में किसी के पास रिजल्ट क्यों होंगे? तो फिर सर इसका मतलब रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। ये उनका मजेदार चीज होता है कि रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर निकालें, अरे निकाल तो लेंगे ही अपन, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। बस ये है कि सर हम तो स्टेप के कारण ये एरर जानते हैं, नहीं 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 इसके लिए फिगर ये चाहिए। तो सब लोग ना सब चीज नोट करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बात करते कि ये फिगर के लिए ही हम एरर जानते दुनिया, और सही फिगर नहीं रहेगा तो फिर आपके कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब सर पूरी टेक्स्ट बुक में जितने भी फॉर्मूले आप 1/1 + KP 1/KV 1/K लिखते हो, जितनी दुनिया में बुक लिखी गई है, जितने भी फॉर्मूले सब लोग यूज करते हैं, वो सब फॉर्मूले सिर्फ इस फिगर के लिए 100% जितना भी दुनिया में जो भी बुक आप देखते हो, जितना भी पढ़ते हो, सब इसी फिगर के लिए। सर ये फिगर चेंज कर देंगे, फिगर चेंज करेंगे तो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, टेक्स्ट बुक का फिगर ये है, इसके सिवा टेक्स्ट बुक का कोई फिगर नहीं हो सकता। तो फिर से नया चीज गेट में आता है डायरेक्ट। IIT के प्रोफेसर बहुत जानते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, टेक्स्ट बुक में इतना मिलेगा, और टेक्स्ट बुक में हमेशा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये यही फिगर है सर। रैंडम फिगर गेट में मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है फॉर्मूला एप्लीकेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि अरे यार जो चीज अभी हम पढ़ रहे थे वो चीजें क्या थी, जो सब बोलते हैं 1/1 + KP बता रहे हैं, जो जनरलाइज फॉर्म में जानते हैं एरर का रिजल्ट बता रहे हैं, तो सब कंडीशनल था वो। लेकिन अलग बात है कि 99% तो कंडीशन यही रहती है। इसका मतलब है जितना स्टडी स्टेट एरर के लिए बुक लिखी गई है वो इसी फिगर के लिए लिखी गई है कि एक G हो, एक यूनिटी फीडबैक हो, और कई लोग तो बोल दिए स्टडी स्टेट एरर इज ओनली वैलिड फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम और समथिंग, खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर मेरे को तो ये एरर निकालना ड्यू टू डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, यस फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सर बताइए सर C(S) तो ये आ रहा था यूनिटी फीडबैक के कारण, C(S) ये था और R(S) ये था, लेकिन जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया? अरे सर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया, डिस्टर्बेंस के कारण निकाल रहे इसलिए जीरो हो गया। अपने आप जीरो कोई चीज होता है क्या? जब आप एक वोल्टेज सिग्नल होता है, करंट सिग्नल होता है, तो जब आप करंट निकाल के वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वोल्टेज जीरो क्यों होगा भाई? जब आप वोल्टेज निकालते तो करंट को ओपन सर्किट करते हैं, वो क्यों ओपन होगा? ये करंट सोर्स है वो क्यों ओपन होगा? ये प्रोसेस है यार, स्टाइल कि वोल्टेज सोर्स के कारण जब हम बात करें तो करंट सोर्स का इफेक्ट हम इग्नोर कर देते हैं, उसको जीरो पुट कर देते हैं। तो करंट सोर्स हवा में जीरो थोड़ी होता है यार, तो रेफरेंस की वैल्यू जीरो। तो सर एरर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इनपुट माइनस आउटपुट, ये एरर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है। लेकिन सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनपुट जीरो है तो -C(S) = E(S) है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एरर ट्रांसफॉर्म अगर 40 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? सर ये 40 × E(S) होगा। किसी भी ब्लॉक का आउटपुट इनपुट और ब्लॉक के गेन का प्रोडक्ट होता है। सर ये तो एरर था नहीं तो गलत था, इसको हटा देते तो गलत था। सर यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे यार ये 40 E(S) प्लस से कनेक्टेड है, तो 40 E(S) प्लस से कनेक्टेड होगा और ये डिस्टर्बेंस माइनस से कनेक्टेड है, ये तो 40 E(S) माइनस डिस्टर्बेंस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो C(S) की वैल्यू ये 40 E(S) माइनस डिस्टर्बेंस और 1/S 1 + 5S। जब आप उतने पूरे को मल्टीप्लाई करोगे इससे तब जाके C आएगा। सर ब्रैकेट ओपन कर दूं तो कर दो ब्रैकेट ओपन, C(S) = ये 40S 1 + 5S, ये E(S) है, फिर ब्रैकेट ओपन कर दो तो डिस्टर्बेंस है ये, और S 1 + 5S है। ध्यान देखना आप। सर C(S) को मैं क्या लिख सकता हूं फ्रॉम द फिगर? पता है -C(S) = E(S) है। इसका मतलब है कि C(S) की जगह -E(S) लिख सकते हैं, एरर ट्रांसफॉर्म। फिर ये 40 E(S) हो गया, ये S 1 + 5S हो गया, माइनस डिस्टर्बेंस S 1 + 5S हो गया। ओके, डिस्टर्बेंस को उधर ले जा लेते हैं अपन, तो डिस्टर्बेंस D(S) S 1 + 5S हो गया। दिस वन E(S) अगर आप लिख रहे हो तो E(S) ये हो गया 1 + 40 S 1 + 5S, दिस वन
ई ऑफ एस के साथ क्या क्या आ गया सर, 5s² आ गया प्लस s+40 आ गया, ओके, और s1 + 5s, ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि डिस्टर्बेंस के भी लेफ्ट साइड में भी यही था, s1 + 5s, ओके। पता है एरर ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या आ रहा है? एरर ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंस d ऑफ s आ रहा है 5s² प्लस s+40 आ रहा है। डिस्टर्बेंस जो था वो यूनिट स्टेप सिग्नल था, उसके लाप्लास क्या होगा डिस्टर्बेंस का 1/s, तो 1/s एक्स्ट्रा टर्म हो गया, यस, 5s² प्लस s+40 हो गया, ये डिस्टर्बेंस की वैल्यू 1/s हो गया, ई ऑफ एस है। वी नो दैट स्टेडी स्टेट एरर फ्रॉम द फाइनल वैल्यू थ्योरम लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ई ऑफ एस, ये तो बेसिक है एकदम, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ई ऑफ एस, ई ऑफ एस की वैल्यू कितना है 1/s 5s² प्लस s+40। इंटरेस्टिंग बात है कि s कैंसिल आउट हुआ और s की वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो आंसर इज 1/40, 0.25 था 0.025 आ रहा है क्या, स्टडी स्टेट एरर, ये दिस वन 0.025 से तो बड़ा अलग हो गया। हाँ भाई, डिस्टर्बेंस के कारण पूछे हैं, इसलिए कई बार हमको पता ही नहीं चल पाता कि जो हम जानते हैं वो क्या है, और जो हम नहीं जानते वो भी नहीं पता हमको। अब सब लोग जानते हैं कि फॉर द स्टेप इनपुट एरर इक्वल टू 1/1 + kp। कितने लोग ऐसे जानते होंगे कि ये जो रिजल्ट है जो जो लोग यूज करते हैं ये कंडीशनल है, ये इस फिगर के लिए वैलिड है, हवा में कोई भी स्टेप सिग्नल देके किसी भी फिगर में वैलिड नहीं है, नो 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 नो, ये क्लियर रहना चाहिए आपको। मैं सिंपल सॉल्व कर दिया, चेक करो एक बार, 0.025 आ रहा हो, आंसर आ गया आपके पास। बोलो क्लियर। क्लियर बोलो आप। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के कोफिशिएंट जब पूरे के पूरे पॉजिटिव रहते हैं ना, पूरे के पूरे कोफिशिएंट जब पॉजिटिव रहते हैं तो वो कभी अनस्टेबल हो ही नहीं सकता, समझ आ रहा है? और मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकता हूं। अरे सिस्टम तो स्टेबल है ना भाई, अनस्टेबल कहां से आ गया सिस्टम? देखो ना आपके पास ट्रांसफॉर्म देखो आप, सिस्टम स्टेबल है। तो पहले एक बार देख लो ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लोगों से इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो जो फॉर्मूला जानते हैं वो अप्लीकेबल नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि कहां पे अप्लाई होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना उनके लिए टफ होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो हम ध्यान देंगे ऐसी चीजों पे, ठीक है, हम ध्यान देंगे ऐसी चीजों पे। तो एक गुड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो नहीं पूछे थे, इसका मतलब है रेफरेंस इनपुट के टर्म्स में अगर एरर पूछ रहा है तो बड़ा ये आसान बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बस मैं चाहता हूं दोनों क्वेश्चन के बीच का फासला डिफरेंस पता हो आपको, कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है देखने लायक। तो हटा दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ हटा दो, पूरा हटा दो।
हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 13 में सुनते रहना आप ध्यान से। थ्री बाई एस है, ये फिगर है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आपके पास इनपुट ऐसा कनेक्टेड है। फिर क्या है सर, 2/s + 2, ये फिर माइनस है, फिर ये क्या पूछा पता आपके पास, व्हेन सब्जेक्टेड टू द यूनिट स्टेप इनपुट। देखो ये आर ऑफ एस दिख रहा है, लेकिन आप यूनिट स्टेप सिग्नल दे रहे हो, आर ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, यस। हैव ए स्टडी स्टेट एरर, तो हमको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन हमको पता है कि ये ई ऑफ एस है। क्यों, इनपुट माइनस आउटपुट, ये एरर है, इनपुट माइनस आउटपुट ये। तो सर फिर तो अगर आप इनपुट स्टेप सिग्नल दे रहे हो तो स्टडी स्टेट एरर कितना हो गया सर, 1/1 + KP होगी। फिर KP की वैल्यू क्या होगी सर, KP की वैल्यू तो हम जानते हैं सर, लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s सर, ये। फिर g ऑफ s क्या है भाई, g ऑफ s क्या है, 3/s है कि 2/s + 2 है, g ऑफ s क्या है, g ऑफ s क्या है, 3 पॉसिबिलिटी g ऑफ s की। सर g ऑफ s सर एक्चुअली ना सर 3/s नहीं सर, g ऑफ s एक्चुअली सर 2/s + 2 है सर, g ऑफ s, ओके नहीं सर, g ऑफ s एक्चुअली सर 3 × 2 6/s s + 2 है। ये ऑप्शन ए है सर, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी। जी ऑफ एस की वैल्यू आपको बताना है कि आपको क्या लगता है, ऑप्शन ए बी सी में से क्या लगता है जी ऑफ एस आपको। एक बेसिक से फिगर में एसएफजी की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही आराम से, कोई ब्लॉक है उसका आउटपुट है तो जरूरत नहीं। मैं एसएफजी लास्ट वाले क्वेश्चन को भी मैं एसएफजी से सॉल्व कर सकता था, लेकिन एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन जहाँ पे बहुत ही आराम से आप लिख सकते हो कि रिजल्ट क्या होगा, वहां पे जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपके पास कि जी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी। क्या होगा आपको लगता है, क्या तीनों ही गलत है, इसलिए बिकॉज दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर दिस फिगर। बार बार इस बात को बहुत अच्छे से फोकस करें, दिस फॉर्मूला है इज ओनली वैलिड फॉर दिस फिगर, ओनली वैलिड फॉर दिस फिगर, बस बस, ओनली एंड ओनली। क्या फिगर है ये, बस यही हमको नहीं पता होता है कि स्टूडेंट को, कि जो आप जानते हो वो सिर्फ इसी के लिए वैलिड है और किसी के लिए वैलिड ही नहीं है, और किसी के लिए वैलिड ही नहीं है। क्या ये बात जानते हो आप। तो फॉर्मूला गलत हुआ तो फिर सर भूल जाओ फिर उस फॉर्मूले को। तो आईटी के प्रोफेसर कई बार ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा करते, कई बार ऐसा क्रिएट कर देते कि आपको लगे कि मैं कुछ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अब जिसको लेना है वो ले लो, जबकि आर ऑफ एस है, ये एडर है, वहां से आर ऑफ एस गया तो इसका मतलब है कि ये भी आर, ये भी आर ऑफ एस ना, ऊपर जा रहा है। तो अगर ये एरर है, ये अगर एरर है तो ये कितना हो गया 3/s × एरर, ओके सर। फिर आर ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कितना था आपके पास सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या हो गई सर 2/s + 2 मल्टीप्लाई हुआ इनपुट से, इनपुट क्या है सर 3/s ई ऑफ एस पॉजिटिव है और माइनस है आर ऑफ एस। क्वेश्चन ये है कि भाई हमको तो एरर चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आउटपुट तो चाहिए नहीं। तो वी नो दैट क्या आपके पास कि एरर की वैल्यू कितना है सर, इनपुट माइनस आउटपुट, आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। तो क्या करो, सी ऑफ एस को रिप्लेस कर दो किससे, आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखो जरा ध्यान से,
इसका मतलब ये है कि सर मैं सी ऑफ एस को लिख दूं इनपुट माइनस एरर, हाँ लिख दो, इनपुट माइनस एरर लिख दो आप, ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये हो गया 6/s s प्लस 2 ई ऑफ एस। यहां कितना हो गया तो सर -2/s प्लस 2 आर ऑफ एस। ओके, तो अगर सर मैं आर ऑफ एस को कॉमन ले लूं तो ले लो कॉमन, 1 प्लस 2/s प्लस 2, इधर क्या हो गया, ई ऑफ एस को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो 6/s s प्लस 2 प्लस 1, ये एलसीएम ले लो, ध्यान देते रहना बस, s प्लस 4 सर अपॉन s प्लस 2। ओके, एरर की वैल्यू सर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6 अपॉन s प्लस 2, s प्लस 2 कैंसिल आउट, ई ऑफ एस की वैल्यू इतना आ रहा आपके पास, तो ई ऑफ एस की वैल्यू कितना हो गया, बोले s प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, आर ऑफ s प्लस 4 इंटू एस डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6। बोले रेफरेंस इनपुट जो है बोले वो स्टेप सिग्नल है, तो इनपुट अगर स्टेप सिग्नल है तो एरर कितना हो गया, आर ऑफ एस सर 1/s, तो s इंटू 1/s तो 1 हो गया, ये दोनों मिलके क्या बचा एरर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, सर बचा सर s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6 बच गया। स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू ई ऑफ एस। अब सोचो s मल्टीप्लाई कर रहा हूं और s कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, जो होना तो पहले हो गया, लेकिन s कैंसिल आउट यहां नहीं हो रहा है, और यहां नहीं हो रहा और s मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन में करते हो और 0 पुट करते हो और वो s कैंसिल आउट नहीं होता तो आंसर विल बी 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। आंसर सही किसी के गलती से भी आ सकता है, क्योंकि 0 आंसर तो कैसे भी आ सकता है, चेक करो आप। कि आपके पास आंसर आ गया, तो 0 आंसर आ गया। कभी कभी गलती से ऐसा भी हो जाता है कि पता चला दोनों को मल्टीप्लाई किए, बोले टाइप 1 सिस्टम है सर, और सर ऑर्डर तो सर स्टेप इनपुट है, तो टाइप ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, एरर विल बी 0, आ गया एरर 0, खुश हो गए व्यक्ति, सर मेरे को तो बहुत आता है, नहीं भाई वो आ गया, आप टाइप 1 दोनों को मल्टीप्लाई जबरदस्ती करने से। इसमें चाहते तो आप सिग्नल फ्लो ग्राफ भी बना सकते थे, बस आपको नोट बनाना पड़ेगा एरर के लिए। अगर मैं बोलूँ कि सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर बनाते तो इसके लिए आप एक नोट बनाते, इसके लिए एक नोट बनाते, एरर के लिए भी एक नोट बनाओगे तभी तो आप एरर की बात कर पाओगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ भी बना सकते हो आप, मतलब बहुत बेसिक था तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। नहीं तो आप एक, आपके पास इनपुट है, ये एक नोड हो गया, नोड के बाद फिर एक एडर का नोड हो गया, सब 1 1 1, सब 1 1 1 एडर का नोड हो गया, उसके बाद फिर एरर ट्रांसफॉर्म का एक नोड हो गया, सब 1 1, फिर उसके बाद 3/s हो गया। तो आप देख सकते हो कि 3/s है एरर, और उसके बाद एक और एडर ये, और इसमें जो आ रहा है रिजल्ट वो आर के बाद वाला आ रहा है, तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा दिस वन, ये 1, ये 1, उसके बाद यहां पे आ जाएगा 2/s प्लस 2,
ये, उसके बाद यहां से कनेक्टेड है आपके पास ये, जिसमें था -1, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो। उसके बाद सर ये आउटपुट सर, सी ऑफ एस इज 1, ये 1, ये एरर, अब सब कुछ परफेक्टली बना दिया हम। ये आर ऑफ एस क्या निकालना है सर आपको? सर आपको एरर अपॉन आर ऑफ एस निकालना, मेसन्स गेन्स फॉर्मूले से, एरर अपॉन आर ऑफ एस ये निकालना आपके पास, पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा, ये यहां से तो भी निकलेगा, कोई बात ही नहीं है। सिग्नल फ्लो ग्राफ बना दी, बस इतना केयर करना है कि आपको एरर को एक नोड लेना है, तभी तो आप निकाल पाओगे, नहीं तो पता चला कि एरर नोड में लिखे ही नहीं, फिर एरर दिखे नहीं रहा आपको। एक एरर को लेना पड़ेगा नोड के फॉर्म में। नहीं तो पता चला सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया और आपका एरर गायब हो गया, अब एरर दिख नहीं रहा है। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ बन भी गया और एरर आपको दिख भी नहीं रहा, वो नोड ही नहीं दिख रहा आपको, फिर आप निकालोगे किसको? फिर आप किसके बीच में रेशो निकालोगे? तो जरूरी है कि आप जिसके लिए निकाल रहे एरर, भाई आउटपुट तो नोड बना है, इनपुट भी एक नोड है, जिसके लिए निकाल रहे वो भी एक नोड होना चाहिए। नहीं तो अगर एरर के बिना अगर आप बना लिए तो फिर आप कैसे निकालोगे एरर अपॉन इनपुट? देखो जरा ध्यान से, अब ट्रांसफर फंक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे, फिर इनपुट माइनस आउटपुट ही है, फिर आउटपुट आप निकाल रहे हो, उसकी फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं, इनपुट की फाइनल वैल्यू 1 है, तो भी आप एरर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बात ही नहीं है। और ये ब्लॉक डायग्राम कोई टफ थोड़ी यार, सिंपल से आगे बढ़ते जाना है, जो जो चीजें दिखते जा रही है उसको लिखते जाना है, थोड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई डायग्राम होता है। तो जब भी कोई एरर की बात करता है कोई फिगर बहुत ही इजी दे देता है, इजी मतलब इजी, सिंपलेस्ट फिगर रहता है आपके पास, एकदम सिंपलेस्ट फिगर रहता है जब भी बात होती है, एकदम सिंपलेस्ट फिगर, किसी को कोई इशू ही नहीं होता है। तो बोलो क्लियर है, नोटेड? क्लियर नोटेड बोल दो आप। बताइए क्लियर नोटेड? मुझे लगता है कोई इशू होना चाहिए। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप भाई होमवर्क भी क्या, सिग्नल फ्लो ग्राफ सॉल्व नहीं कर लोगे, एरर अपॉन इनपुट निकाल लेना, ये निकल जाएगा आपका एरर, ये एरर आपका निकल जाएगा, इनपुट की वैल्यू पुट कर देना 1/s, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एरर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये आ जाएगा, आएगा, ये आना पड़ेगा, उसमें क्या है, ये एरर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ जाएगी, फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दोगे। कभी कभी क्या होता है, लोगों का ये आ गया, सपोज करो अब उनको बोला जाए स्टडी स्टेट एरर निकालना है, तो लोग एस की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि एस की वैल्यू 0 पुट करने से 4/6 2/3 आ रहा, 0.67 है, तो एग्जाम में लोग 0.67 लगा देंगे, अगर अच्छा सॉल्व करने वाला भी स्टूडेंट होगा जल्दबाजी में, क्यों? एस मल्टीप्लाई नहीं करेगा वो, क्यों नहीं करेगा? बड़े नॉर्मल है ये मिस्टेक, बड़ी नॉर्मल है,
लोगों को जब एस मल्टीप्लाई नहीं करना है तब कर देते हैं, केपी में एस मल्टीप्लाई नहीं होता है, लोग कर देते हैं, कैंसिल आउट होता हुआ अच्छा लगता है। अब यहां पे एस जीरो पुट करने में आंसर फाइनाइट दिख रहा था, लोग जीरो से डरते हैं, एक्चुअली लोग जीरो से डरते हैं। एसएफजी में ऊपर -1 था, ये दिस इज द -1, क्योंकि वो एडर के नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा था, -1 लिख लेना। एसएफजी में -1 है, ये -1 है, ये -1, दिस वन, ये -1, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ आपके पास दो है, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा -1 है। आपको पता है कि एरो इंपॉर्टेंट है, उसका गेन इंपॉर्टेंट नहीं कि प्लस है कि माइनस है, एरो इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो देयर आर टू फॉरवर्ड पाथ एक्चुअली, -1 उसकी वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो कोई एसएफजी से मेथड से भी कर सकता है, बहुत इजी ब्लॉक डायग्राम को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं सर मेरे को एसएफजी बनाना है, तो इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसका भी एसएफजी बना लेना, एसएफजी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको चेक भी हो जाएगा कि यस सर आई लाइक सर माई एसएफजी स्टाइल। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ब्लॉक डायग्राम से अगर एग्जाम देता तो मैं इसका ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाता, मतलब ब्लॉक डायग्राम तो बना था, मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं एसएफजी बनाता था। मेरे को एसएफजी पसंद था, ब्लॉक डायग्राम से मेरे को बहुत डर लगता था, मेरे को लगता था पता नहीं कब क्या हो जाए, जबकि मैं आपको पढ़ाया हूँ भाई ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा, फिर ये ऐड हो रहा है, ये बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, हाँ जी पूरा हटा दो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया अपन, आराम से देखते रहना, गले में मेरा दर्द है एक्चुअली, इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है सुबह से, तो इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर है, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर है फॉर r ऑफ t इक्वल टू 10 t स्क्वेयर u ऑफ t, consider unity feedback system with g of s equal to 1 upon s square s plus 5 s plus 10, ये आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, लिखा रहेगा यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है सर। स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू पूछी गई आपके पास, ठीक है। हाँ देखो जरा ध्यान से, तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो बोले मेरे पास पैराबोलिक इनपुट है, अब पैराबोलिक इनपुट है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ बोल दिया, तो स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, क्या सर 10/k होगा, नहीं यार 10/k गलत है, तो सर फिर स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, सर 20/k होगा या 5/k होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10t स्क्वायर यूटी का स्टेडी स्टेट एरर 10/k तो नहीं होगा बोल रहे आप, तो 20/k होगा कि 5/k होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, तो 20/k सही और 5/k भी गलत और 10/k भी गलत। 20/k, k की वैल्यू क्या होती है सर, k की वैल्यू जो होता है सर वो लिमिट s टेंस टू 0 s स्क्वायर g ऑफ s होता है,
एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया हम लोग, एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फिर एस की वैल्यू 0 पुट कर दी। पता कितना आ रहा है एस की वैल्यू 0 पुट करने में? 1/5 और 10 1/50 आ रहा है। एस के लिए 0 पुट कर दिए और एस स्क्वायर पहले कैंसिल आउट हो गया तो 1/50 आ रहा है। पता है स्टडी स्टेट एरर कितना आ गया सर? 20/k और k की वैल्यू 1/50, तो सर ठीक है 1000 आ रहा है स्टडी स्टेट एरर। चेक करो एक बार, 1000 चेक करो, आ रहा 1000? यस, 1000 ये ऑप्शन दिख रहा है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर हो कि आपके पास पैराबोलिक लिखने का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराबोलिक लिखने का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप 2 सिस्टम था, तो फिर टाइप 2 सिस्टम गिव्स द फाइनाइट एरर फॉर द पैराबोलिक इनपुट, ऐसा बहुत हम लिख के भी रखे। क्या टाइप 2 सिस्टम गिव्स फाइनाइट एरर फॉर द पैराबोलिक इनपुट, बस 10t² यूटी को मैनेज कर लिए कि भैया वो 20 होगा कि 10 होगा कि 5 होगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब भी आप पैराबोलिक इनपुट को देखते हो तो आपको चाहिए कि भैया मेरे को 2 चाहिए t² में, क्योंकि t²/2 यूटी इसी का स्टडी स्टेट एरर 1/k होता है। तो बोले t²/2 करो, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, तो 20/k हो गया। यस, फाइनली पूरा सॉल्व कर लिया। और मैं पूरा सॉल्व करने के बाद अगर मैं बोलूं कि ये रॉन्ग है, अगर मैं बोलूं कि 1000 कोई भी लगाएगा, कोई बात ही नहीं है कि कोई नहीं लगाएगा, कोई भी लगाएगा, बट मैं बोलूं ये रॉन्ग है, अगर मैं बोलूं कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्वेश्चन इज दैट कि वाई रॉन्ग, क्वेश्चन इज दैट कि वाई रॉन्ग। अगर मैं एकदम एकदम ट्रू बात करूं, इन डेप्थ बात करूं, ट्रू बात करूं, तो आप ना ध्यान से अगर इसको देखोगे कि ऑप्शंस में आपके पास 100 था, ऑप्शंस में आपके पास 1000 था, फिर ऑप्शन में आपके पास 250 था, फिर ऑप्शन में आपके पास 500 था और एक नन ऑफ दिस था। जब भी आपके पास कोई भी स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करते समय नन ऑफ दिस दिया या नॉट पॉसिबल दिया, ऐसा तो गेट का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऐसा दिया हुआ, तो आप एक चीज का बड़ा ध्यान रखना कि भाई जब आप बोलते हो ना स्टडी स्टेट एरर, ESS की जब बात करते हो, तो स्टडी स्टेट एरर जो होता था वो लिमिट s टेंड्स टू 0 s r ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s होता था। ये फॉर्मूला था हमारे पास, और हम बोलते थे स्टडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट जो मेथड इज ओनली वैलिड फॉर द स्टेबल सिस्टम। अभी हमारा अगला जो चैप्टर है वो स्टेबिलिटी पे है, राउथ हॉर्विट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो। तो जब हम बोलते हैं कि कोई क्लोज सिस्टम स्टेबल होगा, एक सिस्टम स्टेबल होगा, तभी एरर आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो एरर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ध्यान देखते रहना आप। सर पता है सर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? CLTF क्या होता है? CLTF न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। क्या होता है रिजल्ट यूनिटी फीडबैक में? सर g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s। डिनोमिनेटर इक्वेशन को बोलते हैं 1 प्लस g ऑफ s, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं। तो किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन होना चाहिए, इसी के रूट्स पोल्स होते हैं। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा वही तो पोल्स होगा सिस्टम का। पोल्स ऑफ CLTF होगा, नहीं पोल्स ऑफ CLTF होगा। अब यही सब पढ़ना, अगला चैप्टर हमारा यही है। मतलब सर ये तो सर क्या बात कर, अरे पूरा चैप्टर यही पढ़ने वाले, अगला ये एक्स्ट्रा बातें जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो अगर मेरे को स्टेबिलिटी चेक करना है तो मेरे को देखना चाहिए कि जो g ऑफ s है, तो 1 प्लस g ऑफ s जो पॉलिनोमियल है उसकी क्या स्टेटस है। तो 1 प्लस g ऑफ s करेंगे तो क्या आएगा पता है? s स्क्वायर s प्लस 5 s प्लस 10 प्लस 1। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो s रेज़ पावर 4 आ जाएगा, 5 प्लस 10 15 s आएगा तो s क्यू आ जाएगा, 10 इंटू 5 50 50 s स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। ये एक अनस्टेबल पॉलिनोमियल है। सर कैसे पता? यही अगला चैप्टर है अपना। ये एक अनस्टेबल पॉलिनोमियल है। क्यों अनस्टेबल पॉलिनोमियल है? इसमें मिसिंग है, ये हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल नहीं है, s की पावर 1 मिसिंग है, s की पावर 1 मिसिंग है किसी भी पॉलिनोमियल में। एक तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए और हाईएस्ट और लोएस्ट पावर में कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये एक अनस्टेबल पॉलिनोमियल है। सर हमको तो नहीं पता, अरे यही तो पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, तो डोंट वरी फॉर दैट। इसका मतलब है कि एक अनस्टेबल अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो फिर एरर कोएफिशिएंट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। आप इसकी फाइनल वैल्यू निकाल नहीं सकते एरर की, क्योंकि ये तो वैलिड ही नहीं है। अभी तो आंसर हो गया कि सर नॉट वैलिड। सोचना कैसे वो बता देता हूं। ये तो हो गया कि सर ये तो वैलिड नहीं होगा, सर ये तो वैलिड नहीं होगा, ये बता दिया मैं। क्वेश्चन क्या बता आपके पास
कि जैसे बोला था कि स्टडी स्टेट एरर और नन ऑफ दिस दिया हुआ है। ईएससी में अभी 2-3 साल पहले भी क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत थे, उसमें से सभी लोग एक वो आंसर लगाए थे जैसा ये आ गया सपोज करो, और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले भी इस आंसर को सही लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये ना कोई देख नहीं पाता, क्योंकि एरर कोएफिशिएंट पढ़ते समय, स्टडी स्टेट एरर निकालते समय कोई भी स्टेबिलिटी चेक नहीं करता, कोई भी बुक वाले लोग भी चेक नहीं करते। अब क्या होता है, जब भी टाइप 2 सिस्टम होता है, जब भी 1 + g करते हैं ना, तो s की पावर 1 मिसिंग दिखने लग जाता है। इसको मैनेज करने के लिए हम जीरोस डालते हैं। अगर ऊपर में जीरोस लिख दूं ना, अगर मैं ऊपर जीरोस लिख दूं, s+1 अगर ऊपर डाल दूं, जीरोस डाल दूं, तो फिर ये स्टेबल पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन इस चीज का बहुत केयर नहीं करते, इसी को एडिशन ऑफ जीरो बोलते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम में, बहुत सारी, मतलब अनलिमिटेड चीजें पढ़ने वाले, कैसे स्टेबल बना सकते हैं हम सिस्टम को। तो अभी क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये गेट में क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, एक में 1000, एक में 2000, एक में 500, 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी में नन ऑफ दिस नहीं रहेगा, मैं पेपर दे रहा हूं तो मैं 1000 लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर वाले से बात करने लग जाऊंगा या मैं बोलूंगा मैं तो हीरो हूं, मेरे पास तो 4 ऑप्शन चारों गलत है। कोई बात आपकी सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी मिस्टेक होना बड़ा लाजमी है किसी प्रोफेसर से, और ऐसा नहीं कि ऐसा लाजमी है, ऐसा हो चुका है कि लोग स्टेबिलिटी चेक नहीं करते एरर निकालते समय में, हमेशा सब स्टेबल रहते हैं। नॉर्मली टाइप 2 सिस्टम के साथ होता है कि जब 1 + g करोगे तो s की पावर 1 मिसिंग हो जाएगा। ये मेंटेन हो सकता है ऊपर अगर जीरोस डाल दे तो बहुत डिजाइनिंग जो होती है स्टेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बहुत सारी बातें होती है, तो नेक्स्ट लेवल होती है। तो अगर मैं गेट का पेपर दे रहा हूं, नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन है तो मैं नन ऑफ दीज में जाऊंगा, क्योंकि स्टेबल पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि अब तो मार्क्स टू ऑल वाला पार्ट जो हो गया आपके पास, या चैलेंजिंग वाला हो गया आपके पास, तो अब तो चैलेंजिंग में लोग चले जाएंगे, फिर तो ये आंसर चेंज करना पड़ जाएगा। किस में चले जाएंगे सर? अरे चैलेंजिंग में चले जाएंगे, चैलेंजिंग में चले जाएंगे अब तो, या फिर मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे को लगता है कि नन ऑफ दीज आंसर होगा। मेरे को लगता है, क्या मतलब है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। जब भी कोई स्टडी स्टेट एरर पूछता है 4 ऑप्शन फाइनाइट दे देते हैं, इसका मतलब आपको स्टेबिलिटी चेक करना है कि नहीं। पता चला कि 4 फाइनाइट दिए तो भी आप हीरोगिरी दिखा रहे हो और अपना एरर चेक, स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, फिर बोल रहे हो यस ये तो अनस्टेबल आ गया। क्या करेगा आपके यस का? 4 ऑप्शन में से एक भी नन ऑफ दिस नहीं है। ऐसा आपको तभी करना है जब ऑप्शन में नन ऑफ दिस लिखा है या डज नॉट एग्जिस्ट लिखा, और ऐसा गेट में अभी तक नहीं हुआ। हेलो, ऐसा गेट में नहीं हुआ कि नन ऑफ दिस जो डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हो। ईएससी में 2 बार मिस्टेक हो चुका है क्वेश्चन का, दोनों बार वो अनस्टेबल था, लेकिन वो लोग केयर नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको कम आता है, क्योंकि बहुत लाजमी है कि स्टडी स्टेट एरर निकालते समय कोई स्टेबिलिटी को चेक नहीं करते हैं। हर बुक में लिखा है कि एरर कोएफिशिएंट मेथड इज ओनली वैलिड फॉर द स्टेबल सिस्टम, लेकिन कोई भी बुक वाला चेक नहीं करता है। कोई बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलता जिसमें कि वो डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। और एक ऐसा बुक वाले लोग जो लेते हैं ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, कई बुक वाले में यहाँ पे 0 बना रहता है, कई में 0 नहीं बना रहता है। जो 0 नहीं बना रहता भूल जाते हैं कि क्वेश्चन तो गलत है। अगर 0 बना है तो स्टेबिलिटी चलो मेंटेन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट और टाइप 2 सिस्टम है, भाई अब ये पॉलिनोमियल अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी पावर 1 मिसिंग हो जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन, अब मैं पेपर दे रहा हूं गेट का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन फाइनाइट थे, हीरो नहीं बनूंगा मैं। और अगर आप स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो तो फिर मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है कि आप जबरदस्ती के स्टूडेंट हो, आपकी जिंदगी वैसे भी फिर टफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप हीरो बन रहे, किसके लिए? कोई नहीं देखने वाला आपके हीरोगिरी को। 4 फाइनाइट ऑप्शन है, आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो गलत हो, आप सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ऑप्शंस में आपके पास नन ऑफ दिस होनी, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप नन ऑफ दिस नहीं होता है, नॉट डिफाइन नहीं होता। अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, फिर से होशियारी नहीं देंगे अपनी, सीधे सॉल्व करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, और आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थर्ड, सर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव है सर, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस लिखा है, भैया रुक जाओ, अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे आप, अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे कैसा हुआ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा अभी तक तो 2021 तक तो नहीं हुआ, आगे आगे जरूर होगा, कब होगा नहीं पता, आगे जरूर होगा। ओवरऑल कंक्लूजन, अब कुछ भी कुछ बात मत करना में से कमेंट सेक्शन में, कुछ भी कुछ बात मत करना, कमेंट सेक्शन देख नहीं रहा हूं, उलझुल टेक्निकल बात नहीं करना, पूरी पॉसिबिलिटी बता दिया, पूरी पॉसिबिलिटी बता दिया मैं, 3 पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, बस इतना ही होगा, उलझुल बात नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोला? आज तक ऐसा हुआ नहीं हुआ, आज तक ऐसा, तो फिर क्या लगाना है? आज तक गलत आंसर लगाना है, वही आंसर सही होगा। अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, हीरो नहीं बनना आपको, क्योंकि आप हीरो नहीं हो, गलत आंसर लगाना जो भी आएगा। तो चेक कब करना है? जब नन ऑफ दिस दिया रहेगा या नॉट डिफाइन लिया रहेगा, तब रुकना और चेक करना, उसके सिवा कभी चेक नहीं करना। खत्म बात, डिस्कशन खत्म। ओके, चलो तो अपन आगे बढ़े।
ऐसा मेरे को इसलिए फोर्स करना पड़ता है क्योंकि उलझल कुछ ना कुछ लोग बात करना चालू कर देंगे, सर ऐसा होगा तो वैसा होगा, कुछ नहीं होता वैसा वैसा, जो मैं बता दिया उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं अपन, हटा दे रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अभी सब लोग क्लियर बोलना चालू कर दिए, नहीं बोलता मैं आपके पास तो लोग 5-10 क्वेश्चन कुछ भी कुछ पूछते रहते हैं, जबरदस्ती की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट। ठीक है, चलो भगवान कृष्ण बोले हैं ना कि धर्म की जीत के लिए, सत्य की जीत के लिए थोड़ा सा छल कपट कंसरेबल है, थोड़ा सा छल कपट कंसरेबल है धर्म और सत्य की जीत के लिए। ठीक है, हाँ मैं पूरे डाउट पूरे मैं खुद ही बता देता हूँ, जबरदस्ती लोग परेशान होंगे कुछ एक्स्ट्रा बता दिया तो फिर, ठीक है इसलिए बता देता हूँ। कुछ भी कुछ सोचेंगे ना कुछ स्टूडेंट लोग, तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो मैं ही बात कर देता हूँ। तो लोगों के थॉट को मेरे को रोकना भी होता है, वो थॉट जो कि काम का नहीं है, मेरे को लगता है कि ऐसा वो थॉट जो काम का ही नहीं उसको रोकना पड़ता है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कभी कभी आपको ये बात अच्छी नहीं लगती होगी, ठीक, कभी कभी आपको ये बात अच्छी नहीं लगती होगी, बट क्या कर सकता हूं मैं, आपको थोड़ी पता है कि कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है, इतना पता चल जाएगा तो फिर तो खत्म बात हो जाएगी, फिर आप स्टूडेंट क्यों रहोगे। ठीक है, वैसे वाला है ये G2S, नहीं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जी बोले फॉर द गिवन सिस्टम 4 स्टेटमेंट लिखिए, बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बनने के चांसेस कम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए शुरू में, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्यों सर, ऐसे क्वेश्चन होशियार लोगों के लिए बनते हैं, होशियार मतलब जो जो सोच सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन तो है नहीं ना, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी दिया है, बोला सोचो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 4 स्टेटमेंट। नॉर्मल लोग ऐसे क्वेश्चन 2 घंटे तक कभी नहीं बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सोचने में 8 मिनट लगेगा और उसके बाद आंसर गलत दोगे आप, तो आपका एक 8 मिनट खर्चा भी हुआ और गलत भी आंसर दिया। और एक नॉर्मल स्टूडेंट 1 मिनट में नहीं सोच पाएगा 4 स्टेटमेंट, वो सिर्फ कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो उसको समय लेना होता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को अगर अपन रीड करें, फिगर देखा हुआ लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले भी था, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ये थॉट प्रोसेस बेस्ड, इसको बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को एनालिटिकल क्वेश्चन। जल्दी से पिक करना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर द गिवन सिस्टम हाउ कैन द स्टडी स्टेट एरर प्रोड्यूस बाय द स्टेप डिस्टर्बेंस बी रिड्यूस। बोला कि जो स्टडी स्टेट एरर होगा, स्टडी स्टेट जो एरर होगा ड्यू टू स्टेप डिस्टर्बेंस, वो स्टेप डिस्टर्बेंस, तो जो स्टडी स्टेट एरर होगा यार, फंक्शन ऑफ स्टेप डिस्टर्बेंस, ये इसको आपको रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करना क्या करे बोल रहा है, जो स्टडी स्टेट एरर होगा, एरर कहाँ पे होगा, एरर यहाँ पे होगा सर, ये ट्रांसफॉर्म ई ऑफ एस और टाइम डोमेन ई ऑफ टी। लेकिन अगेन वो डिस्टर्बेंस के कारण पूछ रहा है, डिस्टर्बेंस के कारण पूछ रहा है, इसके कारण नहीं पूछ रहा। जब भी हम डिस्टर्बेंस की बात बोलेंगे तो आपका रेफरेंस 0 हो जाएगा, तो रेफरेंस 0 हो गया यार, यस। और डिस्टर्बेंस के कारण अपन बात करने वाले हैं कि डिस्टर्बेंस के कारण आपके पास क्या होने वाला है, डिस्टर्बेंस के कारण अपने पास क्या होने वाला है। ठीक है सर, अब आपके 4 स्टेटमेंट है कि बाई इंक्रीजिंग डीसी गेन ऑफ G1 और G2S बाई इंक्रीजिंग डीसी गेन ऑफ G2,
बाय इंक्रीजिंग डीसी गेन ऑफ G1 और बाय रिमूविंग द फीडबैक। तो चौथा तो हो नहीं सकता, क्योंकि फीडबैक अगर रिमूव करोगे तो एरर की बात नहीं होगी। कंसेप्ट ऑफ एरर इज ओनली वैलिड फॉर द क्लोज सिस्टम। अगर मैं फीडबैक रिमूव करूंगा तो ओपन सिस्टम बन जाएगा, मतलब एक ओपन बेसिक ओपन सिस्टम बन जाएगा। कंसेप्ट ऑफ एरर इज ओनली वैलिड फॉर द क्लोज सिस्टम, इज नॉट फॉर ओपन सिस्टम। तो चौथा तो हट गया। कंसेप्ट ऑफ एरर इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम, नॉट फॉर ओपन सिस्टम, नॉट फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, ठीक है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप, एनालिटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से थॉट पे बेस्ड होते हैं, थॉट पे बेस्ड होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोटा फैक्ट्री जो रिलीज होने वाला नेटफ्लिक्स पे, उसका जो ट्रेलर आया है उसको आप देख चुके हो? आज जो ट्रेलर आया है वो देख चुके हो आप? ऐसे कितने लोग हैं कि कोटा फैक्ट्री का जो ट्रेलर आया सर उसको हम देख चुके हैं सर? कितने लोग हैं सर? कितने लोग हैं जो देखे? पूछ रहा हूं। हाँ वही टीजर आया है, टीजर ट्रेलर। पता है प्रॉब्लम क्या है? पता है, जब भी हम यूट्यूब में जाते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम पता है आपको? यूट्यूब आपको हर वो चीज दिखाता है जो आप सोचते हो और जो आप रिपीटेटिव चीजों को देखते हो वो आपको दिखाते जाता है, उसका एल्गोरिथम। एआई पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं ना, अभी पूरी दुनिया एआई पे चल रही है। फेसबुक, गूगल, सब लोग एआई पे बहुत काम कर रहे हैं। इवन जो आप बात भी करते हो, इवन जो आप बात करते हो, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बात करते हो सकता है वो आपको कल इंस्टाग्राम में वो ऐड दिखाना चालू हो जाए, जिसके बारे में आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप आईफोन की बात कर रहे हो और आपके पास आईफोन नहीं है, तो आपको आईफोन का कल ऐड दिखाना चालू कर देगा। पता नहीं आप इस चीज को कितने अच्छे से जानते हो, देखते हो, समझते हो, आई डोंट नो। मैं तो इसलिए बोला कि नहीं पता होना चाहिए था आपको। मेरे को पता है, आई एम प्रोफेशनल पर्सन, मेरी लाइफ अलग जगह पे है। आप अभी स्ट्रगलर हो, यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ नहीं है। सब लोग ग्रो कर रहे हैं, अनअकैडमी ग्रो कर रहा है, अपना फंडिंग उनको मिल रहा है, बेजूस ग्रो कर रहा है, टीवीएफ वाले ग्रो कर रहे हैं, दुनिया में सब ग्रो कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमको देखना है कि हम भी ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम ग्रो नहीं कर रहे, लोग ग्रो कर रहे, अगर कोई इंटरटेनमेंट की एक अच्छा चीज लेके आया है और हम उसको देख रहे, तो दे आर डूइंग वेरी गुड कि वो हम तक पहुंचे और हम इंजॉय किए, तो वो अपने जगह पे सही है, वो सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर वो चीज कोई बना रहे हैं तो पूरे लोग देखे, तो वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहे। आपका खुद का मिशन क्या है? हमारा जो खुद का मिशन है कि भैया मेरे को बहुत बेहतरीन करना, अपनी जिंदगी को चेंज करना है, हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों के मिशन को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। चाहे कोई वेब सीरीज हो, चाहे कोई मूवी का ट्रेलर हो, हमको सब कुछ पता है जो भी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में क्या होता है? जो लोग देखना चाहते हैं या जो लोग देखते रहते हैं। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो दूसरे के मिशन को सक्सेसफुल करने में, तो दे आर डूइंग वेरी गुड। आप पर्सनल क्या कर रहे हो, ऐसा सोचना चाहिए। पता है, देखने में कोई खराबी नहीं है, किसी चीज को, अच्छी चीज को देखने में क्या प्रॉब्लम है? एक अच्छा कंटेंट देखने में, एक अच्छी मूवी देखने में, एक अच्छा वेब सीरीज देखने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्यों प्रॉब्लम होगी? बट यू आर स्ट्रगलर, इसको भूलना नहीं है आपको। यू आर स्ट्रगलर, आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग।
नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना मतलब थोड़ी कुछ होता अचीवमेंट नहीं। तो मैं बस इसलिए पूछा आपके पास कि आप अगर देखे भी हो तो इट्स नॉट गुड कि आपके पास कहाँ से आ गया, मतलब नोटिफिकेशन आपके पास आ गया, आप यूट्यूब बार बार देखते हो, मतलब बहुत मत जाओ इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में, ज़्यादा मत जाओ, आपके पास टाइम नहीं है एक्चुअली, यू हैव नो टाइम, कम टाइम है आपके पास जिंदगी का, कम यूज करो। ऐसा नहीं जीरो करना तो टफ होता है, लेकिन कम यूज करो, मिनिमम यूज करो। आपको अपने आप को स्पेशल बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बोला कि आ, आ, क्यों कौन देखा करके, देखना कुछ गलत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप तक पहुंच गए वो, और आज ही लॉन्च हुआ है और आप तक पहुंच गए, तो दे आर डूइंग वेरी गुड, मतलब ये उनका अचीवमेंट है, ये उनका अचीवमेंट। तो वो अपनी जगह 100% सही है, वो अपनी जगह पे 100% सही है, यही मान लो आप। ठीक है, आपको अपना थोड़ा सा केयर करना है, आपको थोड़ा सा अपना केयर करना है। ठीक है, इस जगह पे इसलिए पूछा मैं। चलो करें अपन। मैं सब इन लोगों को देखता हूं तो इन लोगों से मैं कॉन्फिडेंस लेता हूं, फिर मैं ये लेता हूं कि व्हाट आई एम डूइंग, मेरा ग्रोथ कितना हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं। ठीक है, जो लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग। पता नहीं आप ऐसा सोचते हो कि नहीं। एक ही तो जिंदगी मिली है यार, एक ही लाइफ। चलो यहां आ जाओ। तो एरर जो होगा वो स्टेप डिस्टर्बेंस पे बेस्ड है बोल रहे हैं, और रेफरेंस जीरो। क्यों रेफरेंस जीरो सर? मल्टीपल इनपुट है, मल्टीपल इनपुट में सर जब भी एक के कारण लेते दूसरा जीरो हो जाता है, इसके कारण लेंगे तो वो जीरो, उसके कारण ले रहे तो ये जीरो, जब भी इसके कारण लेते वो जीरो हो जाता, तो इस एडर की जरूरत नहीं है, एडर हटा देते हैं। ओके, यहां से रेफरेंस आपके पास आ रहा है और ये सी ऑफ एस है, ये तो आपको पता ही। तो मैं अगर बोलूं कि यहां पे क्या आएगा इस जगह पे, एरर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा सर? इनपुट माइनस आउटपुट, बट इनपुट तो जीरो है, तो जीरो माइनस सी ऑफ एस, मतलब सर माइनस सी ऑफ एस आएगा एरर ट्रांसफॉर्म। ठीक है सर, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। ठीक है, एरर जीवन से मल्टीप्लाई हुआ तो जीवन इंटू एरर हो गया, इतना ही लिखूं, सिर्फ एस नहीं लिखता हूं। चलो फिर डिस्टर्बेंस माइनस, तो जी1 ई माइनस डिस्टर्बेंस, फिर जी2 से मल्टीप्लाई कर देते, मजेदार है। तो जी2 से मल्टीप्लाई किए तो जी2 जी1 ई माइनस डिस्टर्बेंस इंटू जी2, ये सी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू क्या होगी सर? जी1 जी2 ई माइनस डी जी2। ओके सर, सी को रिप्लेस करना है सर, सी को रिप्लेस कर लिया यार माइनस ई से, तो माइनस ई से रिप्लेस कर लिए, जी1 जी2 ई माइनस डी जी2। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ई के साथ क्या कॉमन आ गया सर? ई के साथ कॉमन आ गया 1 प्लस जी1 जी2, और ये डी जी2 आ गया। सर एरर की वैल्यू कितना है? एरर ट्रांसफॉर्म लिख देता हूं, अब ऐसे लिख देता हूं सर, डिस्टर्बेंस जी2 1 प्लस जी1 जी2, सब में ऐसे एक्चुअली। सर ये तो यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस है, इसकी वैल्यू 1/s कर देता हूं सर, यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस, ये जी2s लिखा, चलो एस बाहर एक आगे, कैसे आगे बाहर सर? 1/s सर, 1/s क्यों सर? डिस्टर्बेंस यूनिट स्टेप है सर, तो उसका लाप्लास 1/s आ गया। ओके ओके, ये एरर आ गया। सर स्टडी स्टेट एरर कितना होता है? बिल्कुल बेसिक लिखना चालू करो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ई ऑफ एस। जब मैं बोलता हूं कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ई ऑफ एस, और ई ऑफ एस की वैल्यू जो होती है जी टू एस बाई एस अपॉन 1 प्लस जी वन एस जी टू एस, एस कैंसिल आउट, लिमिट एस टेंस टू जीरो जी टू एस अपॉन 1 प्लस जी वन एस और जी टू एस, ये स्टडी स्टेट एरर। अब यहां तक तो हो गया मैथ्स कि भैया स्टडी स्टेट एरर तो सभी का फंक्शन है, ठीक है। और जब मैं एस जीरो पुट कर दिया इस जी टू एस में 1 प्लस जी वन एस और जी टू एस, मान लो कि एस जीरो पुट कर दिया तो ये जी टू जीरो हो गया, 1 प्लस ये जी वन जीरो हो गया, ये जी टू जीरो हो गया। जी टू जीरो का क्या मतलब है? जी टू जीरो का मतलब है डीसी गेन ऑफ जी टू। चलो बड़ा बेसिक मीनिंग लिख लिया है कि डीसी गेन ऑफ जी टू, ये जी टू जीरो है, जी वन जीरो सर डीसी गेन ऑफ
G1। ओके, क्वेश्चन इतना सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनालिटिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पूरा सॉल्व कर लिया है लेकिन इसके बाद मेरे को नहीं पता एबीसी में से क्या आएगा, ये तो सॉल्व हुआ। अब वो जो बोल रहा है वो मेरे को समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो जो बोलना चाह रहे हैं उनका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। आप क्या सोचते मैटर नहीं करता, वो तो उनका क्वेश्चन है ना, आंसर आपको देना है। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन वो पूछ रहे, इसलिए उनका ओपिनियन समझना पड़ेगा, उनका सेंस समझना पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उनको चेक करना होगा, उनके बोलने का नजरिया है, उनके बोलने का तरीका क्या है। यहां तक अपना सॉल्व हो गया, सॉल्व पूरा हो गया अगर बोला जाए तो, बट आंसर नहीं पता क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन है। देखते हैं अभी अपन, यहां तक तो नोट कर लो। इतना क्लियर है कि नहीं जो मैं लिखा, जो मैं लिखा इतना क्लियर, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, इतना क्लियर होगा तो गुड है। अब क्या क्या बोला था आपके पास, अगर स्टेटमेंट की बात करें कि ए ऑप्शन क्या था, सेकंड ऑप्शन क्या था, क्योंकि स्टडी स्टेज एरर डिक्रीज करने को बोला था। क्वेश्चन की बात अगर करें तो एरर को डिक्रीज करने को बोला था, बोला G1 G2 के गेन को बढ़ा लो, पहला ऑप्शन। बोला G1 0, क्यों G1 0 लिख रहा हूं, अरे डीसी गेन बोला है ना यार, तो डीसी गेन बोला तो G1 0 G2 0 को इंक्रीज कर लो। ठीक, तो G1 0 G2 0 को अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो सपोज करो G1 0 की वैल्यू 1000 है और G2 0 की वैल्यू 0.1, तो भी दोनों का प्रोडक्ट ना ज्यादा होगा। कितना होगा, 100 होगा, ज्यादा है। स्टडी स्टेट एरर अगर मैं लिखूं कि G2 0 की वैल्यू कितना है, 0.1, और 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 100 पता है, तो 100 डिवाइड बाई 0.1 की है, 1 तो नेगलेक्ट हो गया, 0.001 हो गया। गुड है, अच्छी बात है, बहुत ही कम हो गया एरर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये पहले ऑप्शन की एनालिटिकल क्या होता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि G1 0 की वैल्यू 0.1 हो और G2 0 की वैल्यू 1000 हो। बिल्कुल, दोनों का प्रोडक्ट तो 100 ही आएगा, आपको तो दोनों के प्रोडक्ट से मतलब है, वो तो 100 आएगा। स्टडी स्टेट एरर क्या होगा सर, रिजल्ट था सर G2 मतलब 1000 सर, और डिवाइड बाई 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 100, 1 नेगलेक्ट हुआ, 1000 में 100 आया, ये 10, ये बैड है यार। इसका मतलब है कि दोनों का डीसी गेन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, दोनों के प्रोडक्ट का डीसी गेन इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर G2 0 ज्यादा है, दोनों का प्रोडक्ट तो ज्यादा हो गई, बट G2 0 ज्यादा और G1 0 कम है, दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है, वो जो बोल रहे हो वो हम कर दे रहे हैं, लेकिन इस केस में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। हाँ, अगर मैं G1 को ज्यादा रख के G1 G2 को ज्यादा करूं तब तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि गुड लिखा, लेकिन ये बैड हो गया, ये बैड हो गया। इसका मतलब ऑप्शन से नहीं हो सकता क्योंकि जनरलाइज नहीं है ये, एनालिटिकल जनरलाइज चीजें होती है। ये नहीं बोल सकते कि सर ये हो सकता है, अरे ये भी तो लिख सकता है कोई, अगर ये लिख रहा है तो गेन देखो ना 100 आ गया, गेन कितना 10 आ गया, इज नॉट गुड। इसमें तो सब गलत हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जनरलाइज चीजें सब गलत नहीं होती है, सब गलत नहीं होती, देखते रहना बस आप। तो G1 G2 को आप बढ़ा लिए, लेकिन G2 0 अगर ज्यादा है, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, देखिए जरा आप क्या कर लोगे, अब आप कुछ भी करो, हम गलत करके दिखाते हैं अब आपको। चलो G2 0 को मैं बोल रहा हूँ कि डीसी गेन बोल दिया, मतलब G2 0 को आपको इंक्रीज करना, कर लो सर। अब आप देखो हम कैसे करते, आप मेरे को अपोज करना, मतलब मैं कुछ करूंगा और आप बोला ये कर लेंगे तो क्या होगा। G2 0 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो G1 0 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, ज्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती है। अगर मैं G2 0 की वैल्यू को अगर हाई रख रहा हूं, सपोज करो G2 0 की वैल्यू को मैं 100 रख दिया, 100 रख दिया, दो पॉसिबिलिटी है, G1 की वैल्यू कम होना और G2 की वैल्यू, G1 0 की वैल्यू 0.1 कर दिया और G2 0 की वैल्यू भी 100 कर दी। तो अगर मेरे पास G1 0 0.1 और ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10 हो जाएगा। 1 को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो ये 100 अपॉन 1 प्लस 10 आ जाएगा। ये हाई है यार, एरर हाई है, गलत हो गया। लेकिन सर अगर मैं ये पुट कर देता हूं तो 100 अपॉन, अच्छा ये G1 0 है ना, ये G1 0, तो 100 अपॉन 1 प्लस सर 1 2 3 4, पता आपके पास ये कितना हो गया, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं
G2 0 G1 0 की वैल्यू भी अगर मैं बहुत ज्यादा अगर आपके पास रख लेता हूँ, ये कम भी वैल्यू हो सकती है, तो ये आपके पास देखो ये 2 जीरो आपके पास कैंसिल आउट हुए तो 0.01 हो गया, ये गुड है। देखिए ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा अगर G1 0 की वैल्यू कम है और G2 0 को आप ज्यादा रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि कंफर्म है कि एरर ज्यादा हो जाएगा। तो सर बी जनरलाइज नहीं हुआ। ठीक है सर, आप हर चीज को गलत कर रहे हो, आप सही करो हम गलत करेंगे। सी ऑप्शन बोला कि G1 को आप हाई कर लो, डीसी के मतलब G1 0 को हाई कर लो। चलो G1 0 को अगर मैं हाई कर रहा हूं, सपोज करो मैं 100 रख लिया। अब दो ऑप्शंस, G2 0 को कम रखना, G2 0 को चलो 0.1 कर रहा हूं, ये 1000 कर देता हूं, 0.1 कर रहा हूं, और G2 0 को मैं ये कम कर दिया, ये 100 कर दिया। अब क्या होगा सर, अब देखो यार अगर G2 0 अगर 0.1 पुट करोगे तो 0.1 अपॉन 100 करोगे यार, तो समझ रहे हो, मतलब ये तो बहुत सही है। यहां पे सर, यहां पे तो सर G2 0 है ना सर 100, और सर ये है सर 5 0 10⁵ सर 0.001 आएगा सर, ये भी गुड है। मतलब अब ना अगर G1 0 का बढ़ा रहे, चाहे G2 0 कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो, जो करना है कर लो, आपको फ्रीडम। इस तरीके से कोई भी आप ट्राई कर लो, कितना भी एफर्ट मार लो, ये एरर को कम करेगा हर रिस्पेक्ट में। बट ये जनरलाइज नहीं है दोनों के गेन को बढ़ाना, क्योंकि इसमें एक पॉसिबिलिटी में गलत हो सकता है। सिर्फ G2 0 के गेन को इंक्रीज करना ये भी नहीं है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी सही जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी नहीं जा रहा है। लेकिन आप G1 0 के गेन को इंक्रीज कर रहे हो, अब आपको जो करना है G2 के साथ, कम रखना है कम रखो, ज्यादा रखना है ज्यादा रख लो, एरर तो डिक्रीज होगा ही। तो आंसर सी हो गया। इसको बोलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एक नॉर्मल स्टूडेंट या मीडियम स्टूडेंट भी नहीं दे सकता है शुरू में, और बाद में देने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत थॉट चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत कम आते, कभी कभी आते, बहुत कम आते। ऐसे क्वेश्चन को बहुत जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होता है, वो लोग जल्दी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनको भी मैं बोलता हूं कि ऐसे लोगों को भी बोलता हूं कि आप 1 घंटे से पहले अटेम्प्ट मत करना, ऐसे लोगों को भी बोलता हूं। तो नॉर्मल लोगों को तो बोलता हूं 2 घंटे के बाद, या तो फिर वो अटेम्प्ट ही नहीं करे, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे कुछ सोचवाना चाह रहा है, और वो भी हाई लेवल में कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। अब आप तो गलत ही करने वाले हो ना, कितना ही आप सोचोगे। तो सर हम क्या सोचेंगे, अरे सबको ऐसा नहीं बनना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये सोच लेगा तो हीरो बन जाएगा, ये बिना सोचे भी दुनिया में इतने सारे हीरो है। 17 साल से पढ़ाई रहा हूं मैं सॉल्व क्यों कराया, इसलिए सॉल्व कराया कि जस्ट आपके थॉट प्रोसेस पे थोड़ा सा मैं अटैक करूं, कि थोड़ा सा सोचो भाई, सोचो, थोड़ा तो सोचो यार, इसलिए बस थोड़ा सा आपके थॉट प्रोसेस पे जाऊं, उस पर मैं थोड़ा सा अटैक करूं, आपके थॉट प्रोसेस को देखते रहूं, इसलिए बस कुछ तो सीखे मेरे से, देखते देखते, मेरी बातों को सुनते सुनते, मेरे को ही समझते समझते थोड़ा सा, इसलिए नहीं। अच्छा डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, अरे बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्टडी स्टेट एरर या कंसेप्ट ऑफ एरर इज ओनली वैलिड फॉर द क्लोज सिस्टम, इज नॉट ओपन सिस्टम। अगर आप फीडबैक ही हटा देंगे तो क्लोज ही नहीं बना ना यार, कंपेयर किससे होगा। कंसेप्ट ऑफ एरर इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम यार, नॉट फॉर ओपन सिस्टम। ऑप्शन डी वैसे भी हट चुका था। ये समझना बड़ा गुड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि थॉट पे है ना बेस्ड, थॉट पे बेस्ड है। क्या ये करेंगे तो ये आप पे बेस्ड हो गया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 नंबर का गेन अगर कोई बोल रहा है कि ज्यादा होना चाहिए, तो इस बात पे बेस्ड हो गया। 2 नंबर का गेन अगर कोई बोल रहा है कि ज्यादा होना चाहिए, तो इस बात पे बेस्ड हो गया, किस बात पे बेस्ड हो गया, कि भैया कौन सा नंबर आप ज्यादा रखोगे, कौन सा नंबर, कोई कुछ भी रख सकता है। तो हम जनरलाइज बात करने पे बिलीव कर रहा हूं। ठीक है, अगर एमएसक्यू होता तो लोग एक आंसर नहीं लगाते, एमएसक्यू में लोग फिर ए और सी लगा देते, मतलब आसान नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले बोलो क्लियर एंड नोटेड। इस क्वेश्चन को आप अपने थॉट में रख दो कि इस क्वेश्चन को एक बार और सोचोगे सर आप, इट्स वेरी गुड सर, इस क्वेश्चन को एक बार और सोचेंगे हम। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, हम अगर अपने थॉट को इंप्रूव करते हैं और किसी क्वेश्चन के थ्रू, तो इसलिए नहीं कि वो क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए क्योंकि हम खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, हमारा थॉट ही तो बढ़ना चाहिए, और वही तो लेके एग्जाम में जाएंगे।
किसी क्वेश्चन के रेफरेंस को लेके थोड़े एग्जाम में जाएंगे, खुद ही तो एग्जाम में एंट्री मारेंगे। तो अगर हम पावरफुल तरीके से एक गुड माइंड सेटअप के साथ एग्जाम में एंट्री मारेंगे तो बेटर होने वाला हो। तो अब अपने आप को पावरफुल कैसे बनाए थॉट वाइज? किसी को डाउट तो हटा दे रहा हूं मैं, पूरी चीजों को हटा दो। कुछ भी ले लो आप, जो लेना है वो ले लो, कम ज्यादा बराबर कुछ भी यार, तो आप फ्री हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मेरे गले में दर्द है, मेरे को लगता है कि छोड़ना पड़ेगा, है ना, इसलिए आराम से डील कर रहा हूँ। एकदम पेन है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। क्या बोल रहे हैं आपके पास? क्वेश्चन नंबर 18 इसरो का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मतलब अलग अलग एग्जाम में। When two identical first order system have been cascaded non-interactively, the unit step response on the system will be। तो आइडेंटिकल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है भैया। अगर आइडेंटिकल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लो आप, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सर 1/, सर 1+s, सर टाउ एस होता है, टाउ की वैल्यू 1 सेकेंड। एक और आइडेंटिकल ले लिए, और वैसे भी ब्लॉक डायग्राम में स्टेजेस नॉन इंटरेक्टिवली होती है, लोडिंग इफेक्ट तो होता नहीं ब्लॉक डायग्राम में। आइडेंटिकल लेना है यार। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आइडेंटिकल ले लिए, यस सर, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आइडेंटिकल ले लिए। क्या हो गया ट्रांसफर फंक्शन? C/R। अरे आप कैस्केड में लगाओ, ब्लॉक डायग्राम सीरीज और कैस्केड एक ही होता है, ब्लॉक डायग्राम सीरीज और कैस्केड एक ही होता है। क्या आंसर आएगा सर? 1/s+1 का होल स्क्वायर आएगा। ओके ओके, ये तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो गया। हाँ, इसका पोल जीरो डायग्राम सर -1 पे पोल रिपीट होगा सर, -1, -1। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सर नेगेटिव इक्वल रियल रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव इक्वल रियल रूट्स। क्या मतलब होता है इसका सर? क्रिटिकल डैम्ड सर, सही। नेगेटिव इक्वल रियल रूट, इसका मतलब होता है क्रिटिकल डैम्ड। तो नॉन इंटरेक्टिवली मतलब एक दूसरे का इंटरेक्शन नहीं है। एक ब्लॉक डायग्राम में वैसे भी इंटरेक्टिव चीज नहीं होती, लोडिंग इफेक्ट होता नहीं, देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट। इंटरेक्शन कहाँ होता है? जो सर्किट डायग्राम होते हैं वहां पे इंटरेक्टिव स्टेजेस होती है। एक ब्लॉक डायग्राम में कभी स्टेजेस इंटरेक्टिव हो नहीं सकती, एक का आउटपुट सेकंड का इनपुट होगा, कुछ चेंजेस तो होगा नहीं। क्लियर? सर्किट के अंदर हो सकता है, 2 ट्रांजिस्टर लगे, एक ट्रांजिस्टर के बाद दूसरा ट्रांजिस्टर लगा, तो जो करंट होगा आपके पास उसमें चेंजेस हो सकते हैं आपके पास। तो ट्रांजिस्टर लगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलता है, या नेटवर्क में अगर आप 2 कैस्केड में आरसी नेटवर्क लगा दे तो वहां देखने को मिलता है, इंटरेक्टिव स्टेजेस होती है, वहां पे लोडिंग इफेक्ट होता है। ब्लॉक डायग्राम नॉन इंटरेक्टिव स्टेजेस होगा, उसमें कोई भी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो नॉन इंटरेक्टिव स्टेजेस मतलब नो लोडिंग इफेक्ट, देयर इज नो इंटरेक्शन। इसका तो ये नहीं कि सर नो इंटरेक्शन मतलब सर ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, कैस्केड तो है ही ना भाई, इसका आउटपुट इसका इनपुट ही है। सर कैस्केड लिखा है सर, सीरीज और कैस्केड ब्लॉक डायग्राम में सेम बात है, कोई कैस्केड बोल देता है, कोई सीरीज बोल देता है, जिस टीचर का जो मन करेगा वो बोल देगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। इसका मतलब है उनको ये जानना है कि यार बेसिक चीज आप जानते हो कि नहीं। अगर आइडेंटिकल स्टेजेस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पोल सेम जगह पर रिपीट करेगा। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इक्वल रियल रूट्स को सर क्रिटिकल डैम्प बोलते हैं। तो क्रिटिकल डैम्प हो गया यार, पूछा आपके पास कि कौन सा आपके पास डैम्पिंग होगा, क्रिटिकल डैम्प हो गया सर। इस चीज को ध्यान रखेगी सर, ये तो क्रिटिकल डैम्प हो गया, यस बिल्कुल, ये तो क्रिटिकल डैम्प हो गया। क्वेश्चन नंबर 18,
क्रिटिकल डैम्प हो गया। तो किसी को इशू क्रिटिकल डैम्प में, किसी को कोई भी इशू क्रिटिकल डैम्प में, कोई भी इशू, कोई भी इशू 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 कोई भी इशू क्रिटिकल डैम्प में? नहीं ना, ठीक है सर। नेक्स्ट बात करूं मैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्वेश्चन और डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ, आ जाओ। हाँ मेरे को दे दो, ऐसे दे रहे क्या? ऐसे दे दो, ठीक है, थैंक यू। अरे टाउ की वैल्यू 1 ले लिया यार, टाउ की वैल्यू 1 ले लिया, टाउ लेता तो टाउ दिखता रहता टाइम कांस्टेंट। मैं जानबूझ के टाउ की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू 1 ले लिया, सौरभ 1/1 प्लस एस टाउ होता है, हमको पता है। अरे तो आपको क्या करना है, सिस्टम का जो डैम्पिंग है उसके उसके कौन सा इनपुट दे रहे हो उससे डैम्पिंग चेंज होता है क्या? गजब बात कर दी सर, यूनिट स्टेप बोला था। अरे यार ट्रांसफर फंक्शंस पे बेस्ड होगा ना डैम्पिंग तो। अरे इनपुट क्या दे रहे हो उस पर क्या करना। कैसे पूछे यार तन्मय, कैसे कर रहे हो यार? हैं आप में से पूछे कि सर यूनिट स्टेप इनपुट बोला था, अरे इनपुट नहीं भी बता दे तो क्या करना। एक ट्रांसफर फंक्शन जिसके पोल्स रिपीटेड है उसमें आप जो पूछेंगे वो बता देंगे हम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स बोलेगा तो स्टेप बता देंगे, इंपल्स बोलेगा तो इंपल्स बता देंगे, लेकिन उससे डैम्पिंग कहां चेंज होगी? हेलो डैम्पिंग तो ट्रांसफर फंक्शन पे बेस्ड होती है, थोड़ी इनपुट पे डिपेंडेंट होता है। पोल रिपीटेड है तो क्रिटिकल डैम्प हो गया, उसका क्या लेना देना कि इनपुट क्या है? नहीं, ध्यान रखेंगे आप। मस्त मस्त बात पूछते हो आप कभी कभी, मस्त बात पूछे थे सर यूनिट स्टेप इनपुट दिया है सर। अरे इनपुट की जरूरत ही नहीं भैया डैम्पिंग बताने के लिए, इनपुट की जरूरत ही नहीं है ना यार डैम्पिंग बताने के लिए। ट्रांसफर फंक्शंस आपको पता है, उसकी जीटा की वैल्यू पता है, रूट से रिपीटेड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सॉल्व करेंगे, क्या आपके पास है? चलो पूरा आप एफर्ट लगा दो क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में पूरा एफर्ट लगा दो। के अपॉन एस प्लस ए, ये सी ऑफ टी है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, बेसिक सा सिस्टम दिया आर ऑफ टी। बोले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्सेज टू द यूनिट स्टेप इनपुट, इनपुट है भाई यूनिट स्टेप इनपुट, और सी ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन है, ए और पैरामीटर पूछा गया आपके पास, ठीक है। ये सी ऑफ टी की वैल्यू, फिगर बड़ा मस्त दिया वो, सी ऑफ टी की जो वैल्यू है फिगर बड़ा मस्त दिया वो। कैसे? ऐसे सर, ये 2 है, ऐसे मस्त दिया वो 2, ये भी 2, ये स्ट्रेट लाइन। समझ नहीं आ रहा सर सबका क्या मतलब है, ठीक है, इसे तो आपको सॉल्व करने दिया ना, समझ नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। चलो क्या सोचोगे देखना ना, सोचो तो देखना यार। साढ़े 9 बजे डिस्टर्ब बोर्ड पे, 9:30 बजे पब्लिकेशन। हाँ चलो पूरा ट्राई मारो जरा, आप एक बार पूरा ट्राई मारो, पूरा ट्राई मारो एक बार। चलेगा, मेरे को चलेगा।
कोई ऑप्शन डी बोल रहा है, कोई ऑप्शन ए बोल रहा है, तो ए और डी आंसर बोल रहे हैं आप लोग। अभी तक आंसर दो आ गए, ए और डी। नीचे वाली वैल्यू 0.2 है प्रियंका, ठीक है, थैंक यू प्रियंका। 0.2 था ये, ठीक है, ओके, मैं लिख दिया था 2, 0.2 था। किस बेसिस पे क्वेश्चन आसान हो गया बता, आपके पास क्वेश्चन किस बेसिस पे आसान हो गया वो बात कर देता हूं। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता और अगर ये आईएएस का कन्वेंशनल क्वेश्चन होता, ए प्लस के की वैल्यू पूछ लेते अगर, कि द वैल्यू ऑफ ए प्लस के इज, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता, बड़ा अच्छा होता। अभी तो क्या था कि ये क्वेश्चन आसान कैसे हो गया, आप तो स्मार्ट तो हो ही वैसे भी। बोले सर इनपुट आपको पता था और ट्रांसफर फंक्शन दिया है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, सर के अपॉन एस प्लस है, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सर, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। इनपुट क्या दिया है सर, स्टेप सिग्नल सर, ओके ओके ओके। तो लाप्लास कितना हो गया सर, 1/s, ठीक है। कितना हो गया आउटपुट ट्रांसफॉर्म सर, के अपॉन एस, एस प्लस है, ठीक है। फाइनल वैल्यू थ्योरम, सी इनफाइनाइट सर, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू सी ऑफ एस। ऐसा करने से क्या हुआ, एस कैंसिल आउट हो गया, यस सर। फिर एस की वैल्यू 0 पुट करना है के अपॉन एस प्लस ए में, एक्चुअली फाइनल वैल्यू के बाई ए आ गया, ओके। फ्रॉम फिगर फाइनल वैल्यू कितना है, सी इनफाइनाइट कितना है सर, बोले 2 है सर, ओके। तो कंपेयर किए तो हमारा के बाई ए निकला, उनका निकला था 2, तो के बाई ए इक्वल टू 2 आ गया। ऑप्शन में देख लिया आपके पास कि के और ए की वैल्यू क्या है, के और ए की वैल्यू क्या है, तो आपको दिखा एक ही ऑप्शन और अच्छा फ्रेम हो सकता था। तो के की वैल्यू अगर 10 है तो ए की वैल्यू 5 होगा, मैं रहता तो 8 और 4 भी दे देता, सब ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा देता। लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है, बरसों पहले का, तो इतना नहीं रहता था। चलो ये तो बात आ गई कि भाई आप स्मार्ट हो तो के और ए की वैल्यू आप निकाल लिए, क्योंकि दोनों का रेशियो 2 आना चाहिए, तो के की वैल्यू और ए की वैल्यू ऑप्शन से देख लिए, आ गया आपके पास, क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बट अगर सोचो कि अगर आपको सिर्फ ए प्लस के की वैल्यू पूछ लेता कि द वैल्यू ऑफ ए प्लस के, तब तो आपको ए और के दोनों नहीं पता होता और न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो जाता, एक एनईटी टाइप क्वेश्चन हो जाता, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसा अगर हो जाता, एनईटी टाइप हो जाता कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है भाई, और आपको नहीं पता, क्या नहीं पता, नहीं पता सर, ठीक है, नहीं पता, फिर तब फिर ना बड़ा गुड हो सकता था। कैसे गुड हो सकता था बड़ा, कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिया, ये तो आपके पास एक्सपोनेंशियल है आपके पास, जैसे जानते हैं कि सी ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान देखना सर, सी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी उससे पता सर, के अपॉन एस, एस प्लस ए था, ओके। एस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा सर, के बाई ए आएगा, लिख दो यार, के बाई ए बाई एस माइनस के बाई ए एस प्लस है, पता आपके पास ये सी ऑफ एस है। स्टेप रिस्पॉन्स कितना आ गया इनवर्स लाप्लास के बाद, सी बाई टी, के बाई ए आ गया, माइनस के बाई ए आ गया, ई रेस पर माइनस ए टी आ गया। अगर मैं ध्यान देखूँ तो के बाई ए बाहर है और 1 माइनस ई रेस पर माइनस ए टी है, ये आपका स्टेप रिस्पॉन्स, इसी का फिगर बना हुआ था। और फाइनल वैल्यू कितना है, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट में के बाई ए, इसलिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम से के बाई ए से कंपेयर कर लिए थे, अलग बात है। बट ये स्टेप रिस्पॉन्स का रिजल्ट आ गया, कोई बात ही नहीं, और इसी का फिगर बना हुआ है। ध्यान देखा जाए तो 0 से स्टार्ट हुआ और के बाई ए फाइनल वैल्यू होगा, तो के बाई ए की वैल्यू जो होगा वो फाइनल वैल्यू होगा। ये तो अपने को क्लियर है, ओके ओके। जी तो अपने को क्लियर है, बोले स्टेप रिस्पॉन्स निकालना था, निकाल दिया, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, क्या ही बड़ी बात है। नहीं अब बोले सर इससे तो कुछ नहीं हो नहीं सकता, ये तो हो गया फाइनल वैल्यू के बाई ए सब निकल गया। सर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सर एक स्ट्रेट लाइन दिया था, सर ये स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकता है, सर ये स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकता है, बन सकता है भाई, अगर आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन अगर आप करोगे ना ई रेस पर माइनस एक्स का, तो 1 माइनस एक्स होता है, पता है आपको, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। कैसे सर, बिकॉज ई रेस पर माइनस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये जब आप बोलते हो कि स्मॉल एक्स की वैल्यू, स्मॉल एक्स के लिए बात करते हैं तो जो और वैल्यू स्मॉल होती जाती है, तो ई रेस पर माइनस एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स। इसको बोलते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं इसमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन करूं सर, सी ऑफ टी सर, लीनियर अप्रोक्सीमेशन करता हूं, के बाई ए बाहर है, बस ध्यान रखना सर कि 1 माइनस है, तो 1 माइनस ई रेस पर माइनस 80 कितना हो गया पता, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 80 हो गया सर। ओके ओके ओके, ई रेस पर माइनस 80 1 माइनस 80 हो गया, जैसे ई रेस पर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स होता है सर। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया सर, 2 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए 1, और ये कितना आ गया पता है सर, के बाई ये तो पहले से बाहर था और ये 80 आ गया। इंटरेस्टिंग बात क्या पता, ए कैंसिल आउट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया जिसका स्लोप कितना है पता, के टी, ये इतना आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास के टी आ गया। देखो जरा ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है आपके पास, ये के टी आ गया, स्लोप इज के। अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे को सर स्लोप पता करना है सर इस लाइन का, कौन सी लाइन का सर, वो जो लाइन जा रही थी सर, कौन सी लाइन, ये सर, इसी को तो मजा है, इसको बोलते थोड़ा सा टेक्निकल मैथमेटिकल, सब कुछ। एक गुड स्टूडेंट एकदम से कोई बनता नहीं है, कोई ना कोई होता है, बहुत मेहनत करने से आती है सब चीजें, बहुत मेहनत से। 11 12 में नहीं किया तो अभी करो सर। ये स्ट्रेट लाइन सर, इसका स्लोप कितना है सर, ये चेंज इन वाई पता है सर 2 सर, चेंज इन एक्स पता है सर 0.2, 2 अपॉन 0.2 सर। स्लोप तो सर कोई भी निकाल सकता है ना, नहीं भाई कुछ लोग नहीं निकाल सकते हैं, 2 अपॉन 0.2 तो 20/2 तो 10 आ गया। 10 इसका स्लोप है, 10 इसका के स्लोप है, इसका मतलब के की वैल्यू 10 है। इसको अगर मैं बोलूं तो कंपेयर करूं, अगर मैं बोलूं कि क्या है आपके पास, तो के की वैल्यू 10 है, और के की वैल्यू अगर 10 है तो फिर तो के बाई ए आपको पता ही था कि स्टडी स्टेट वैल्यू जो था 2 था, तो ए की वैल्यू निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल लिया। आप ये भी बोल सकते थे कि सर टी इक्वल टू 0.2 पे सी ऑफ टी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसमें अगर मैं 0.2 पुट कर रहा हूं तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, सर ये 0.2 के होगी, टी की वैल्यू के टी में पुट करोगे सर। 0.2 पे सर फिगर में कितना है, 2 है सर, तो 2 इक्वल टू 0.2 के, 2 इक्वल टू 0.2 के, तो के की वैल्यू 10/0.2, 10 2/0.2 तो 10.2, 10 आ गया। ऐसा भी कर सकते थे, आपका तरीका है, स्लोप वाइज लिखना है, वैल्यू वाइज लिखना है, के की वैल्यू 10 ही आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो दिया था बड़ा ही गुड दिया था भाई, बड़ा ही गुड दिया था स्ट्रेट लाइन। तो मैं बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लीनियर अप्रोक्सीमेशन ले लिया। कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है, ईडीसी में पढ़ते हैं तब लीनियर अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन में जरूरत पड़ती है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में लीनियर अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है, एनालॉग सर्किट में तो मैं यूज करता ही हूँ। तो बहुत जगह से जरूरत पड़ती है, आपको बड़ा स्मार्ट होना है। बोला एक ये इक्वेशन थी, बहुत ही अच्छा है, मतलब सेकंड पार्ट जो मैं कर रहा हूँ ये, इसका लीनियर अप्रोक्सीमेट लिए तो 1 माइनस जो था 1 कैंसिल आउट हो गया और फिर एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका मतलब सर ये हुआ, एक इंटरेस्टिंग बात, आज ब्लू से नहीं लिखा बिल्कुल भी मैं, इसका मतलब ये हुआ सर कि ई रेस पावर माइनस एक्स का लीनियर अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस एक्स होता है। ई रेस पावर माइनस एक्स कैसा होता है सर, ऐसा सर, एक्सपोनेंशियली डिके, ये एक्स लिख देता हूं, ऐसा होता है सर। 1 माइनस एक्स कैसा होता है, ये ऐसा होता है सर, 1 माइनस एक्स, ये एक्स इक्वल टू 1 पे 0 और ये 0 पे 1, ये 1 माइनस एक्स का फिगर हो गया, दोनों फिगर, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो गया सर। 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स का क्या वैल्यू होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स, फाइनली ये प्लस एक्स होता है। इसका फिगर कैसे होता है सर, इसका फिगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होकर ऐसा होता है, ये एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे 1, ये सर 1 माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स। सर स्ट्रेट लाइन हो गया सर, देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका स्लोप 1 है। इसका मतलब है इसका जो स्लोप होता है वो इसकी फाइनल वैल्यू होती है। यस, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब क्यों याद रखेंगे, ये एक्स का फिगर बन गया, उसकी फाइनल वैल्यू इसका स्लोप है, लेकिन ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है दोनों। ये उसमें 1 माइनस नहीं था, सिर्फ एक्सपोनेंशियल था, तो ऐसा फिगर बन गया। ये 1 माइनस था आपके पास, तो दोनों ही हम अप्रोक्सीमेट फिगर ड्रॉ कर दिए, चेक कर लो। तो बहुत जगह हम यूज करते रहते हैं, लाइन को टेंजेंट को कर्व लेके किया है सर, हाँ बिल्कुल यही तो बात है, और क्या है, और टेंजेंट ही तो लाइन को यूज कर लिया, ठीक है।
ये धीरे धीरे आपको चीजें पता रहेगी तब होगा। अब आप सपोज करो अपनी जिंदगी में कभी भी यूज नहीं किया इसको, सपोज करो अपनी जिंदगी में कभी भी यूज नहीं किए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिना इसको यूज किए उसको सोच लो। ऐसा ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, मतलब आपके साथ नहीं। जो व्यक्ति भी ऐसा सोचता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो दुनिया का, वो पहले यूज कर चुका है ऐसी चीजों को, इसलिए वो सोच पाता है। ऐसी चीजों को यूज किया इसलिए सोच पाता है। ऐसा नहीं कि कोई वो उसके मन में कुछ आ जाएगा और बोलेगा ये ऐसे कर देते। अब अगर अपनी जिंदगी के जितना भी आपकी जिंदगी के अहम टाइम था जो निकल चुका है, उसमें आप नहीं यूज किए तो ठीक है, इट्स ओके। तो बता रहा हूं ना मैं, अगले बार के लिए रेडी रहना, चीजों को लेके अगले बार के लिए रेडी रहना। यस, देन यू कैन सॉल्व। अगर आप अगले बार के लिए रेडी रहते हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार चेक कर लो। आप अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग बातें करते हो तो होते रहता है, बोला अलग अलग सब्जेक्ट में आप देखते रहते हो, चीजें होती रहती है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। सब कुछ ना क्लियर? ठीक है, तो नॉन यूनिटी फीडबैक में स्टडी स्टेट एरर छोड़ के सब पढ़ा दिया, बाकी सब टॉपिक हो गया। आपको आंसर सॉल्यूशंस वाला भी वो कर दिया जाएगा पोस्ट। ठीक है, बोल दूंगा मैं, तो आपको सॉल्यूशन वाला भी पोस्ट हो जाएगा। कल अपन 1 घंटा नॉन यूनिटी फीडबैक के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मतलब ये मेरा दर्द हो रहा है, अब कल तक तो हो जाना चाहिए था, सुबह से हो रहा है। तो कल नॉन यूनिटी फीडबैक के बारे में सिर्फ 1 घंटा बात करेंगे, हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। फिर अपना चालू होगा चैप्टर नंबर 4, राउथ हुरविट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। राउथ हुरविट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चालू होगा। ठीक है, तो अपन स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक, बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कल अपना चालू भी हो जाएगा, है ना। तो मिस्टर राउथ के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक, चलेगा, इट्स ओके। कुछ एसी में सोने से हो गया होगा, थोड़ा मौसम भी खराब है तो गरम ठंडा बाहर होते रहता है ना, मे भी। ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, आप एंजॉय किए। कभी कभी ऐसा नॉर्मल भी पढ़ा देता हूँ, कभी कभी नॉर्मल पढ़ लिया करो। ठीक है, कभी कभी नॉर्मल पढ़ लिया करो, कोई बात नहीं। तो आप अपनी स्टडी करते रहिए। ठीक है, मस्त वाला चाय ले लीजिए सर, ले लीजिएगा। यस यस, थैंक यू। तो अपन नॉन यूनिटी फीडबैक के बारे में बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे, डोंट वरी, 1 घंटा। तो हो गया आपके पास टाइम रिस्पॉन्स। ये एक बिगेस्ट टॉपिक था आपके पास इस पूरे कंट्रोल सिस्टम का, वन ऑफ द बिग टॉपिक कंप्लीट किया अपन। ठीक है, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा कंसेप्ट था, इट्स ओके। ठीक है, तो आप मैथमेटिकल अप्रोच को बड़े अच्छे ध्यान से देखा करो चीजों को, और आप सीएस को डेली, बस मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम जो है, आप जब भी क्लास चालू होती है उसी समय बस पलटो बस, और बुकलेट बस जो कंप्लीट नहीं हुई उसको कंप्लीट कर सकते। अब टाइम रिस्पॉन्स बना लो, आप टाइम रिस्पॉन्स की बुकलेट बना लो, उतने ही में बनाना, अलग से टाइम नहीं निकालना। वही 6 बजे से लेके जो हम पढ़ते हैं उसी में ही 1 आधे घंटे आपको एक्स्ट्रा देना, 5:30 बजे से चालू कर दो, उसी टाइम में करना, किसी को एक्स्ट्रा नहीं करना भाई, प्लीज याद रखना। क्या पढ़ना है आपको? आपका कम्युनिकेशन सिस्टम चालू हुआ, आपका एडीसी खत्म हो चुका, एडीसी को रिवाइज करो। कई बार वो टफ जाता है कि स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें क्लिक नहीं करती है। आपका पावर टाइम्स हो चुका है, आपका पीएसए हो चुका है, उसको आप रिवाइज करते रहिए। मशीन आपका चल ही रहा है, उसको कनेक्टेड रहिए। कंट्रोल सिस्टम में अपना इतना काफी है, बहुत अपने पास थॉट बहुत सारे रहेंगे, अपन हैंडल कर लेंगे। आईटी के प्रोफेसर को क्या ही सोचता होगा वो, ठीक है, ट्राई करेंगे उसके थॉट को मैच करने का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मेरा नोट्स 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है, हो जाएगा ना। मैं ऑर्डर से पढ़ाते जाता हूँ, आपकी कॉपी में सब चीजें परफेक्ट फॉर्म में रखी हुई है, कॉपी में सब परफेक्ट फॉर्म में रखा हुआ है। आपसे पलटते रहिए, बोल रहा हूँ ना, आपसे वैसे पलटते रहेंगे डेली ना, आपको लगेगा सर आप पूछो ना कंट्रोल सिस्टम में क्या पूछना है, बस इतना ही तो चाहिए, इतना ही चाहिए अपने को। ठीक है, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, आप रेस्ट कीजिए, स्टडी कीजिए। ठीक है, ज्यादा वरी मत कीजिए कि क्या होने वाला है फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट को एंजॉय करो। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।